गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टारगेट अपना सभी का मिशन एक ही है, गेट 2022। और इसमें ऐसे भी बच्चे होंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, देखिए प्रिपरेशन, जब टेक्निकल प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हर एक चीज की प्रिपरेशन हो जाती है। तो पहले तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, कंफ्यूजन जो रहता है लोगों को लेकर कि सर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे इसरो की तैयारी करना है बस, लेकिन गेट की नहीं करना है। कुछ लोग रहता है सर मुझे सिर्फ डीआरडीओ में जाना है लेकिन मुझे गेट में नहीं जाना है। ठीक है, सर मुझे बार्क में जाना है लेकिन गेट में नहीं जाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि आप इसरो में जाना चाहें, डीआरडीओ में जाना चाहें या बार्क में जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, पहला जो स्टेप्स होता है प्रिपरेशन का वो गेट ही है। मतलब सबसे नीचे जो बोलते हैं ना, सीढ़ी पे चढ़ने से पहले पहली सीढ़ी पे चलना पड़ेगा, तभी आप टॉप सीढ़ी पे पहुंच पाओगे। सेम कहानी यहाँ पर भी है, तो आपको गेट ही पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपको। आप गेट एक सुपर सेट एग्जाम है, मतलब गेट आपने पढ़ लिया तो सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक आपको हो जाती है। मतलब जितने भी स्टूडेंट हमारे इसरो में हैं, आज के डेट में हम देखें अपने आई गेट से, ठीक है, और आपको मालूम है कि आई गेट कभी भी कोई भी फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, दिखाता नहीं है बाकी लोगों की तरह कि कहीं पे बच्चा पढ़ा है और मैंने अपना रिजल्ट उसको शो कर दिया है। ठीक, ऐसा करना होता तो मैं भी टॉप 10 वालों का फोटो लगा के रखे रहता। जैसे बाकी कोचिंग में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग में क्या करते हैं लोग, सब कोचिंग में जाओ सब जगह कॉमन फोटोज लगी रहती है। तो मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि जो ईमानदारी से आंसर होता है वो देने की चाहता, कोई बनावटी आंसर नहीं दूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी अपने पुराने स्टूडेंट को देखा है जो इसरो में आज की डेट में है, और मैं सबका कांटेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड करता सकता हूँ, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो उनको ही मैंने सिर्फ गेट ही पढ़ाया था। गेट पढ़ने के बाद जो तैयारी हुई उनकी, और गेट में उनके मार्क्स, जैसे मैं आपको बताऊं 2018 की बात बताऊं, 2018 में 18 लोग हमारे पास इसरो में गए थे। जैसे आपको मालूम है अंशुल था, अंशुल के बाद आपका सौरभ और हर्षित, तीनों दोस्त हैं, तीनों सेम क्लासमेट हैं, तीनों का सेम कॉलेज था, तीनों साथ में गेट पढ़ने आते थे, तीनों ने गेट का एग्जाम भी साथ में दिया था 18 में। उसी बैच की प्रजक्ता तावरी भी है, शुभम देवांगन है। ठीक है, ये सबको आप प्रजक्ता को सब लोग लगभग जानती होंगे, यूट्यूब पे जो उसके वीडियोस वगैरह आते रहते हैं बीच बीच में। तो प्रजक्ता को भी उस समय उसका 67 रैंक आ गया था। लेकिन इन तीनों का जिसका नाम बताया मैंने, सौरभ का बताया, अंशुल का बताया, हर्षिल का बताया, तो इनके कॉलेज में इनका प्लेसमेंट भी लग गया था उस टाइम में। तो इन लोगों ने क्या किया उस टाइम में, क्योंकि प्लेसमेंट तो 8 से 9 लाख का लगा था उस टाइम में, तो इनको ये था कि मुझे सर एमटेक तो नहीं करना है। और इसके चक्कर में क्या हुआ, एमटेक नहीं करना है, इनका रैंक थोड़ा सा फिसल गया गेट में। मतलब 600 रैंक आई, किसी की 500 रैंक आई, किसी की 1500 रैंक आई, इस तरह से रैंक आई उस टाइम। तो फिर इन लोगों ने देखा कि यार हमारे से, हम लोग एनआईटी में पढ़ते थे और हमें रैंक 600 रैंक आई, 700 रैंक आई, 1500 रैंक आई। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी बच्चे थे हमारी कोचिंग में और हमारे साथ पढ़ने वाले जो एनआईटी में नहीं थे, उस टाइम में एनआईटी उनको नहीं मिला था, उन लोगों को बीआईटी मिला था, उन लोगों को शंकराचार्य मिला था, यहाँ का जो प्राइवेट कॉलेज है, और उनका रिजल्ट गेट में हमसे भी ज्यादा अच्छा आया है। तो अल्टीमेटली एक थोड़ा सा तो आप मान के चलिए, जब रिजल्ट आता है ना तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है चीजों को लेकर। यार हम इतने टॉप कॉलेज में, उसके बाद भी बीआईटी का बच्चा, शंकरा का बच्चा जो हमसे नीचे है, ठीक है, एनआईटी से टेक कंपेरिजन में, वो हमसे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे प्राजक्ता तौरी बीआईटी की थी, 67 रैंक जनरेट की। शंकरा के बच्चे थे वो वैभव पांडे, 200 समथिंग रैंक, आज वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं वैभव पांडे। ठीक है, ऐसे बच्चों को जब वो लोग देखे ना, बोले सर ये तो गजब हो गया, कि हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग बहुत, लेकिन ऐसा नहीं था उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत तो की थी, लेकिन जो एक होता है कि हमें एमटेक करने जाना है, ये टारगेट उनका फिक्स नहीं था। ठीक, और गेट, और चूंकि प्लेसमेंट भी एक अच्छा लग चुका था कॉलेज के अंदर, हो सकता है उसकी वजह से प्रिपरेशन या माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ हो। लेकिन उन लोगों ने होप नहीं छोड़ा, फिर उन्होंने बोला सर क्या करते हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है इसरो, इसमें लग के करेंगे। ठीक है, अब तो फिक्स है कि उस समय हम लोग, मुझे अभी भी याद है कि उस समय उन्होंने पार्टी की थी, तो वो लोग खुद ही बोले सर इसरो में तो हमारी एक सीट पक्की है, बाकी को हमको नहीं मालूम किसके किसका जा रहा है। तो इन तीनों ने मिलकर अच्छी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन मतलब कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं की,
मेनली गेट की ही जो उन्होंने पढ़ा था उस टाइम में, तो थोड़ा बहुत लैग किए होंगे प्रैक्टिस के अंदर में या थ्योरीज के अंदर में, उसको कवर किया फटाफट और इसरो में जाके एग्जाम लिखा। इसरो का एग्जाम क्लियर हुआ, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ। तो उस समय और भी लोग सेलेक्टेड हुए थे इसरो में, 5 से 6 लोग सिलेक्ट हुए थे, लेकिन 3 लोग जो कि आईआईटी बॉम्बे चले गए थे एमटेक करने के लिए। उसमें प्राजक्ता भी थी, प्राजक्ता भी सिलेक्ट, प्राजक्ता तो कुछ पढ़ी नहीं थी, वो तो सीधा इसरो का एग्जाम जाके लिख के चली आई थी। ठीक है, ऐसे ये देवांगन करके था हमारे पास, शुभम देवांगन, उसने भी जाके इसरो का एग्जाम लिखा था और कुछ तैयारी नहीं किया था। क्योंकि हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो लोग फुल टाइम तो हमारे पास रहते थे, क्योंकि एग्जाम के कुछ समय के बाद ही तो इसरो का एग्जाम हुआ था, या तो हमारे पास रहता घूमते टहलते रहते थे, ज्यादा फोकस नहीं, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी उनकी बहुत अच्छी थी, तो जाके एग्जाम लिखे क्लियर हो गया। लेकिन उन लोगों ने इसरो में नहीं गया, रीजन क्योंकि उनका टारगेट था कि मुझे एमटेक में जाना। प्राजक्ता का टारगेट शुरू से था मुझे पीएसयू में ही जाना है, पीएसयू में ही मुझे जाके जॉब करनी है, क्योंकि वो घर की बड़ी, मतलब उसके घर में सब सिस्टर्स ही हैं, भाई नहीं है। ठीक है, तो उसको मतलब सबसे बड़ी है घर में, तो एक जिम्मेदारी थी कि 2 सिस्टर और भी है, तो उनको भी आगे का मतलब एक था, उसको मन था शुरू से कि हम अपने सिस्टर की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे लिए जॉब का एक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा उसका झुकाव थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ भी था, तो उसका ये टारगेट था, शुरू से टारगेट था कि मैं यदि आईओसीएल में चली गई तो इन फ्यूचर में यूपीएससी की भी तैयारी कर सकती हूँ। लेकिन मैं सीधा यूपीएससी की तैयारी करने लगूंगा, 5-6 साल में भी यूपीएससी मैंने नहीं निकाल पाई तो आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो देखो अब क्या बच्चे के मन में क्या चल रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग कैसे बच्चा टारगेट कर रहा है यहाँ पर। इन सब चीजों को बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बड़े एग्जाम को टारगेट से कोई यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन 5 साल 6 साल आपको मालूम है उसमें लगता ही है, टाइम तो लगता है। और 5 से 6 साल में आप नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या होगा, आपकी लाइफ कहाँ पे जाएगी, एज आपकी बढ़ जाएगी, उस समय आप अपने आप को सिक्योर कहाँ रख पाएंगे। तो उसने ये टारगेट किया था उस टाइम में कि सर मैं एक जॉब ले लूंगी, मैं सिक्योर हो जाऊंगी जॉब को लेकर, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकती हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है। और गेट एक ऐसा एग्जाम है, बच्चों में बता दूं आपको कि ये एग्जाम में 4 साल 5 साल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 6 महीने सफिशिएंट है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 ईयर सफिशिएंट है। आप कमजोर है, आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, 2 साल सफिशिएंट है, तीसरी साल आपको नहीं देना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, मतलब ये एग्जाम ऐसा नहीं कि आपको 4 साल 5 साल, यदि आप प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 2 इयर्स कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले ही लोगे आप, ऐसा है। मैक्सिमम 2 इयर्स, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इससे ज्यादा टाइम उनको देना पड़ता है जो या तो प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं या कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रिपरेशन है, ऐसा कौन सा चीज है जो लैक कर गए, नहीं कर पाए, उनका एग्जाम में नहीं हुआ, वो पीछे हट गए, ठीक है, या उनको 2 साल या 3 साल देना पड़ रहा है, तो वो सब मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा। ठीक है, कि कहाँ पे लोग लैग कर देते हैं, क्यों मतलब उनको टाइम लग जाता है कंपटीशन को निकालने के लिए। ठीक है, और आपको देखो इस साल का रिजल्ट आप देखो, आई गेट का 75 रैंक है उज्जवल देवांगन का, कॉलेज के अंदर में है, फाइनल ईयर के अंदर में है, 90 रैंक है। ठीक है, उस दिप बैद का टॉप 100 में 2 स्टूडेंट है यहाँ पर आई गेट के अंदर में। ठीक है, और भी आपका एज ए फ्रेशर स्टूडेंट है कॉलेज के अंदर में, शंकराचार्य के अंदर में, देखो एज ए फ्रेशर निकाले ये लोग। ठीक, ऐसे और भी बच्चे हैं जो निकाले, कुछ टॉपर्स भी है इनके अंदर में। ठीक, कुछ लोग 6 महीने तैयारी करके भी 1400 रैंक लाए। ठीक है, सोमिल जैन है बीआईटी का 6 सेमेस्टर का बच्चा, 600 रैंक लाया है सिर्फ 6 महीने के अंदर में तैयारी करके। तो उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। ठीक है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमें भी अपना माइंडसेट कैसा बनाना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बातें यहाँ पर? वॉइस क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ आपको वॉइस नहीं आ रही हो? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो भाई, यहाँ पर ऐसे मैक्सिमम बच्चे होंगे जो लोग गेट 22 को टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग गेट 22 को टारगेट कर रहे हैं। अब गेट 22 जो है हम मान के चलते हैं फरवरी में ही होने वाला है। ठीक है, और शुद्ध यार इसी से कहते हैं ना, जो आता है कभी एक तो नहीं लगता है। सर बैकग्राउंड आवाज आ रहा। चलो, वो कोई स्टूडेंट अनमोट हो गया था, निगम जी अनमोट हो गए थे इसलिए। ठीक है, मोट रहिए सभी लोग, अनमोट मत रहिए।
जैसे कि किसी को प्रॉब्लम ना जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि सभी को एग्जाम लिखना है, क्योंकि जो 4th सेम का बच्चा है अभी वो भी ये मान के चल रहा है कि हमें गेट वाइज देना है। अब इसमें ऐसे टाइप के स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी प्लान कर रहे होंगे। सब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे यहाँ पर। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़े होंगे, इस साल फिर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी अलग अलग टाइप के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। सभी को मिक्स करके बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है यार कि कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता है। और ये भी बता दूं, सिर्फ यही नहीं सोचना कि बड़ा नहीं होता है, साथ में ये भी सोचना पड़ेगा आपको कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सिस्टमैटिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे मैं आधा अधूरा पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बहुत ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको, मीन्स आपको बहुत कूल माइंड रहना पड़ेगा, और आपको टारगेट फिक्स रखना पड़ेगा, ये 6 महीने अब मुझे यही चीज करना है और इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं आपको, जो भिलाई के रहने वाले हैं, CSIT कॉलेज का नाम सुना है, ठीक है। अब पता कर लीजिए CSIT कॉलेज सबसे टॉप पे VIT मिलेगा, शंकरा मिलेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तब CSIT मिलेगा, और वहां का बच्चा 199 रैंक लेके आया है। उसका एडमिशन खड़गपुर में हो गया, उसका एडमिशन कानपुर में हो गया, उसका एडमिशन मद्रास में हो गया, 3 जगह से उसको अभी ऑफर लेटर है उसके पास। अब उसको डिसाइड करना है कहाँ पे जाना है, ठीक है। जब देखो इतने छोटे छोटे कॉलेज के बच्चे, मेरा बोलने का मतलब क्या है, इतने छोटे कॉलेज का बच्चा जब अच्छा कर ले रहा है, तो आपको ये सोच के हिम्मत आनी चाहिए भाई, जब ये लोग मतलब ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आप किस कॉलेज के अंदर में पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंडसेट क्या है। जिस बच्चे की मैं बात बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चा 199 रैंक लाया है अभी, आप उसको देखें छोटा सा दिखता है बच्चा, अभी कितनी एज होगी, मैक्सिमम उसकी एज होगी हमको लगता है 22 साल या 23 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं है। एज ए फ्रेशर रैंक लाया लड़के ने। लेकिन आज भी मुझे याद है यार, जब पहले दिन मेरे से मिलने आया था ना, फर्स्ट डे मिलने आया था, और सरदार है वो, और उसके घर में जो उसके पापा, मैं पूछा उस समय कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, ठीक है, तो एक छोटी सी दुकान, ठीक है, और रिपेयरिंग करने की किसी चीज की दुकान है, ठीक है। तो मैं बोला बताओ कैसे तुमको गेट निकालना है, बोले सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गेट ही निकालना है, और मेरी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं, मुझे कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, बाकी चीजों से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे गेट में एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ही लेना है किसी भी हालत में। फर्स्ट डे जब वो आया था ऐसे ही बोला था, ठीक है बच्चों। और उसने देखो यहाँ पर, और वो प्रोड्यूस कर भी लिया, उसने 199 रैंक ला भी लिया उसने। लेकिन कब आया था मेरे पास वो 4th सेमेस्टर में जब पढ़ रहा था तभी आ गया था, और 4th सेमेस्टर से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। 4th में आया, 5th में पढ़ा, फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया 6th सेमेस्टर में, फिर ऑनलाइन उसने प्री क्लासेस अटेंड किया, नोट्स बनाया, ठीक है, और ये रैंक उसने देखो। अब कुछ बच्चे उसी के साथ उसी के दोस्त लोग नहीं ला पाए, क्यों नहीं ला पाए, लॉकडाउन लग गया, नहीं पढ़े, नहीं नोट्स बनाए, जो एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहिए था, टेस्ट देना चाहिए था, नहीं दिए, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन उस उन्हीं में से, उन्हीं के बैच में से, उन्हीं का दोस्त एक प्रॉपर प्रिपरेशन करते हुए ला लिया उसने, ठीक है। तो माइंडसेट बहुत जरूरी है कि यार एक तो आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि यार ये एग्जाम मुझे करना है, ये नहीं सोचना है कि यार मैं कर लूंगा, देख लूंगा, बाद में कर लूंगा। बहुत सारे लोग अलग तरीके से सोचते हैं चीजों को, आपको ये सोचना ही पड़ेगा भाई ये एग्जाम मुझे निकालना ही है किसी भी हालत में, और मुझे लग के करना पड़ेगा। लेकिन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब भी कोई भी आप, यदि माइंडसेट ही नहीं है तो फिर आप बोलोगे चलो यार हाँ ठीक है मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर कुछ दिन पढ़े, फिर कुछ दिन बाद नहीं पढ़े, फिर तैयारी करना स्टार्ट किया, फिर नहीं पढ़े आप, ठीक है। जो चीज प्रॉपर टाइम में स्टार्ट करना चाहिए वो आपने स्टार्ट नहीं किया, फिर बाद में आपको टेस्ट देना, टेस्ट दिए 1 नंबर 2 नंबर आया, तो फिर आपने छोड़ दिया पढ़ाई, ठीक है, अब नहीं होगा अगले साल कर लूंगा। तो अगले साल भी सेम कहानी रहेगी, आप सोचोगे अगले साल में बहुत अच्छा कर लूंगा, तो नहीं कर पाएंगे, क्यों। देखो भाई, ये तो मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, और आपसे बोला जाए कि आपके पास 10 मिनट है भाई, 10 मिनट में आपको 10 किलोमीटर पहुंचना है, तो आपकी स्पीड उसी टाइप से रहेगी, उस 10 किलोमीटर को कवर करने का आपका टारगेट 10 मिनट ही रहेगा। लेकिन मैं बोलूँ यार नहीं 10 किलोमीटर जाना है, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम,
तो तुम्हारी स्पीड वैसी ही रहेगी। रास्ते में जाओगे, कोई ठेला पड़ेगा, वहां पे चाय पियोगे, दोस्तों से बतियाओगे, फोन पे बतियाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। कहीं समोसा दिख रहा होगा, समोसा खाओगे, चाय पियोगे, मजे लोगे लाइफ का, फिर आगे बढ़ोगे आप। 10 किलोमीटर ही गए आप, 1 घंटे लगा लिए, ठीक है। तो एक बंदा 10 मिनट में पहुंच रहा हो, आप 1 घंटे में पहुंच रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोचते हो मैं 2023 में अच्छा करूंगा, तो आप पूरा ट्राई करो भैया 2022 में अच्छा करो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स राइज होती है। जो लोग कॉलेज के अंदर में हैं, जो लोग जॉब के अंदर में हैं, वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनको कॉलेज का एक बहाना रहता है, सर कॉलेज में बहुत बर्डन है, वहाँ पे बहुत सारा असाइनमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कैसे हम मैनेज करें, वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, दिन भर हमें क्लासेस करनी पड़ती हैं। एक इसका बहाना ही बोलते हैं, इस पर बहाना ही है। जॉब वालों के साथ भी यही रहता है कि सर वो 9 बजे से लेकर 8 बजे तक हमको लगे रहना पड़ता है, ऐसा है वैसा है। अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं। फिर आप इस तरह के बहाने निकाल रहे हैं, तो फिर गेट में होना मुश्किल है। आपको टाइम चोरी करना पड़ेगा, हर एक जगह से चोरी करना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम आपको क्लियर होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्लान बनाए हुए आप ये सोचोगे यार अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को पीछे करते जाओगे, तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको परफॉर्म करना है गेट के अंदर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चलते हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर कि अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो मैंने अभी क्या बोलता है, पहला पॉइंट यही बताया कि माइंडसेट स्ट्रांग रखो और दृढ़ निश्चय करके रखो भैया कि मुझे ये एग्जाम तो क्लियर करना ही है, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे देना ही है। माइंड को डाइवर्ट मत करो। बीच बीच में माइंड बहुत डाइवर्ट होता है चीजों को लेकर, जैसे आप तैयारी कर भी रहोगे ना तो भी डाइवर्ट होगा। कभी आप टेस्ट लिखोगे, आपके मार्क्स कम हो गए, तो भी आपका माइंड डाइवर्ट होगा। या आप बीच में आपका एग्जाम वगैरह आ जाएगा 10 दिन के लिए, तो आपका एग्जाम में बिजी हो गए, आप कॉलेज के एग्जाम में या कहीं और बिजी हो गए, आप 10 दिन आपकी स्टडी छूट गई, तो भी आप क्या हो गए, एग्जाम से मतलब जो प्रिपरेशन से भटक गए आप, ठीक है। तो होगा, बीच बीच में आता है वो, लेकिन उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आपको लगना पड़ेगा, रिटर्न बैक होना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पे, अपने ट्रैक पे आना पड़ेगा। क्योंकि ट्रैक से हटेंगे ऐसा नहीं, गाड़ी चल रही है भाई तो एक्सीडेंट होता है बीच में, तो क्या एक्सीडेंट होने से क्या दुनिया रुक जाती है? क्या नहीं रुकती ना, फिर से स्टार्ट हो जाती है, फिर से चलने लगती है। भाई आज कोरोना है, आज कोविड है, तो आपको लग रहा है कि दुनिया खत्म हो गई? नहीं, कितनी भी डेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुनिया आगे देखो, 6 महीने बाद सब कुछ चीज सही होगा, फिर से दौड़ लगाने लगेंगे लोग। या जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो आप लोग देखते हैं मार्केट में अंदर में सब लोग दौड़ लगाने लगते हैं, कोई किसी का वेट नहीं करता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कोई हमारा वेट कर रहा है, आपको लगना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल बाद एनालिसिस करेंगे अपने आप को। हर आदमी अपने आप को 10 साल बाद एनालिसिस करता है, यार उस टाइम में मैं कर लिया होता। वो चूंकि 10 साल बाद आपको अपनी सारी गलतियां दिखाई पड़ती है। जैसे अभी आप बैठ के आप याद करो कि 9th में क्या गलती हुई, 10th में क्या गलती हुई, तो सारी गलतियां आपको दिखाई पड़ेंगी, भले आप उसको किसी को बोलो मत। यार वो टाइम आने ही मत दो कि 10 साल बैठ के हमको एनालिसिस करना पड़े। वो अभी इतनी मेहनत कर लो आप कि आपको 10 साल लगेगा, यार बहुत अच्छा किया था उस टाइम में, मैंने पढ़ लिया था और एक अच्छी मेहनत कर लिया था, और उसका फायदा आज हमको मिल रहा है। क्योंकि ब्रांड नेम जैसे आपके नीचे, आपके नाम के नीचे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी बंगलोर, इवन टॉप एनआईटीज, यहाँ पर भी आपने अपने नाम के नीचे लिखना स्टार्ट कर दिए, तो एक ब्रांड वैल्यू आप, अब कितना बड़ा ब्रांड बनना है आपको, उतनी बड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। यदि आपको बहुत बड़ा ब्रांड बनना है तो आईआईटी बॉम्बे तो जाना पड़ेगा, आपको सपना तो रखना पड़ेगा, आईआईटी बंगलौर जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां जाने के बाद जब आप में जो बदलाव आएगा उस कॉलेज में जाने के बाद, वो बदलाव आपको नॉर्मली नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? कि जो हाइट आप अचीव करेंगे ना, वो अलग ही है यार। उसके बाद जो गंभीरता आपके अंदर में आएगी, जो अभी चंचलपन है आपके अंदर में, बहुत ही हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि आप इतनी बड़ी चीज अचीव कर लेंगे ना लाइफ में, आपको लगे भाई सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज इंडिया का तो आईआईटी बंगलौर है, अब तो यहाँ पहुंच चुका हूँ। और जब वहां पे आप पहुंचने के बाद देखोगे कि आपसे बढ़ के लोग वहां पे आपको मिलेंगे, तो आपको लगे यार इतना कुछ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी हमसे लोग अभी भी बहुत नॉलेजेबल है और बहुत आगे है, मतलब अभी हमको और सीखने की जरूरत है। तो उन सब चीजों को जब अच्छे लोगों से आप मिलोगे ना, तो आप में एक ठहराव आते जाएगा, माइंड में ठहराव आते जाएगा, फिर आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं रहेगा कि मैंने ये किया है। लेकिन जो
ब्रांड वैल्यू आपके साथ अटैच होगी, आपके नाम के साथ, वो आपको मतलब मल्टीप्लाई कर देगी फ्यूचर 5 टाइम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगी। और ब्रांड हमेशा काम करता है, ये आपको पता ही है, बहुत काम करता है। तो अब इन सब चीजों को आपको दिमाग में रखना है भाई कि हम जहाँ पे जाने वाले हैं ना, कभी भी माइंड डाइवर्ट हो रहा है तो हमेशा आप सोच के देखो, यदि हम आईसी बंगलौर चले गए, ठीक, मतलब उसकी फोटो लगा के सामने रखो भाई कि हमको आईसी बंगलौर जाना है, आईटी बॉम्बे जाना है। तभी आप, नहीं तो क्या होगा कि कोई दोस्त फोन कर देगा, चल घूम के आते हैं, निकल गए 2 घंटे 3 घंटे घूमने लगे आप। ऐसा नहीं बोलना कि घूमो मत, टाइम फिक्स करो कि इतने टाइम तक मुझे ये करना है, इतने टाइम के बाद ये करना है, मुझे पढ़ना ही है किसी भी हालत में। और पढ़ाई का आपको बात मालूम है, स्टडी का, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। यदि आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छी स्टडी है आपके पास, तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। कोई भी आपको मतलब, आप खाने के लिए तो नहीं मरोगे, तो पक्का है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। बहुत से लोग अपना माइंडसेट ज्वाइन करने के बाद भी अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद, फीस जमा करने के बाद भी वो लोग क्या करते हैं कि उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं जो लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर से चलते आ रहे हैं। ठीक है, यार मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अब ये बोलना स्टार्ट कर दो, मैं ही कर लूंगा, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये अपने मन में रखो आप चीजों को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं यार, कि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे अंदर ऐसा क्यों हो जाता है कि ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्या रीजन रहता है इसका? ठीक है, इसका क्या रीजन रहता है कि हम, मुझसे नहीं हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, घर वालों की डांट सुनते रहते हैं, 9th 10th 11th 12 में हम बहुत अच्छे से कॉलेज में नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो अपने को डर लगने लगता है, यार पता नहीं, पीछे तो हम फेल हो चुके हैं, आगे भी हो सकता है हम फेल हो जाए, नहीं कर पाते हैं लोग। फिर कॉलेज का बर्डन अलग है। फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि यार अभी तक तो 12th तक तो पढ़ते ही तो आए हैं, रात दिन तो पढ़े, क्या उखाड़ लिए। ठीक है, तो चलो कॉलेज में अब आ गए, कॉलेज में एंजॉय करेंगे, कॉलेज लाइफ का भी एंजॉय करेंगे, सब पढ़ते ही रहेंगे हमेशा लाइफ में, तो एंजॉय कब करेंगे? ये भी रहता है। कुछ लोग रहता है, चलो ना कोडिंग सोडिंग करते हैं, ये क्या कंपटीशन का है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग करके अच्छी जॉब नहीं पा सकते, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो आईटीएंस होते हैं ना, उनको आगे फ्यूचर में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू उनको हमेशा आगे, तो कोई भी बच्चा बोलेगा मैं आईसी बंगलौर से हूँ ना, तो सामने वाले का फेस बिल्कुल अलग रहता है, सोचने का तरीका आपके बारे में बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े एग्जाम को क्लियर करके अपने आप को प्रूफ करके वहां पे पहुंचा है। और आपने बोला नहीं मुझे कोडिंग बहुत अच्छी आती है, तो 10 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, 10 क्वेश्चन देगा, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो मानेगा हाँ तुमको कोडिंग आती है। मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा, बार बार अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा, बार बार आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जब आईटीएंस हो जाते हैं आप, टॉप कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं आप, तो आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सामने वाले को ऑलरेडी पता होता है भाई ये बहुत बड़े एग्जाम को निकाल के यहाँ पे पहुंचा है, मतलब काबिल तो है ये। ठीक है, काबिल है, थोड़ा बहुत कम भी आता है तो भी हम इसको सिखा ले जाएंगे, या सीख लेगा, ये तेज लड़का है, सीख लेगा, उनको विश्वास हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में काम कर सकता है ये। ठीक है, इसलिए आपको टॉप कॉलेज में पहुंचना जरूरी है। ठीक है, कोशिश करना चाहिए, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक एज है, तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा फैक्टर तो एज ही है यार, अभी आपकी एज कम है। ठीक है, जब तक एज है तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी कंपटीशन का एग्जाम। एज निकल गई, आप 30 साल के बाद आप सोचो कि चलो मैं एग्जाम निकाल लेता हूँ, तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्टी रहेगा ये। उस समय, उस समय समाज का प्रेशर होगा, उस समय शादी वादी करना है, उस समय अलग कहानी रहेगी, उस समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। अभी कम एज है, और कम एज में जितना जल्दी आप कर लो उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं एक चीज ये बताया था माइंडसेट का, कि क्यों लोग बोलते हैं यहाँ पर क्यों हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे आप हाथी को देखते हैं। ठीक है, हाथी इतना बड़ा जानवर है, इतना वजनी जानवर है, इतना ताकतवर जानवर है। ठीक है, लेकिन उसको भी लोग जंजीर में बांध के रखते हैं, कब से? बचपन से। और उस जंजीर, उसकी बचपन से उसकी जंजीर जो बंधी रहती ना, तो उस जानवर के दिमाग में, माइंड में एक प्रोग्राम सेट हो जाता है, यार ये जंजीर में नहीं तोड़ पाऊंगा। ठीक है, ये जो उसके दिमाग में सेट होता है कि जंजीर में से टूटेगा, बचपन से चूंकि बंधी हुई है ना उसको जंजीर। ठीक है, तो उसकी प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग उसके माइंड में क्या होगी, सेट होगी। ठीक है, ये जंजीर नहीं टूटेगा, इसलिए वो बड़ा भी हो जाता है ना, तो भी उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। जबकि एक झटका दे तो जंजीर कहाँ की कहाँ चली जाएगी, कहीं कभी टूट जाएगी, लेकिन नहीं देता वो झटका, क्योंकि उसके माइंड में एक प्रोग्राम डेवलप हो गया है। सिमिलरली मैं आपको एक
प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं आपको, एक करके देखा गया है, ठीक है, कि एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, उसमें 2 पार्टीशन किए गए। एक पार्टीशन में शेर को बंद कर दिया गया और दूसरे पार्टीशन में ना मांस का टुकड़ा रख दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मांस का टुकड़ा है और शेर उसको देखता है ना तो झपटता है, तो लेकिन पार्टीशन जो लगा है ना बीच में, उससे टकराता है, ट्रांसपेरेंट पार्टीशन, तो शेर उससे टकराता फिर वापस आ जाता है। फिर सेकंड टाइम ट्राई करता है, फिर टकराता है, फिर वापस आ जाता है, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे ट्राई करता है। क्योंकि पार्टीशन है, ठीक, उसको मास चाहिए, वो दौड़ता है, लेकिन पार्टीशन से टकराता है, वापस आ जाता है, उसको मास नहीं मिल रहा है। जब वो 10 बार, 12 बार, 20 बार ट्राई कर लेगा ना, उसके बाद आके बैठ जाएगा, वो थक चुका है। ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, यार कुछ तो है बीच में, मेरी किस्मत में मांस का टुकड़ा नहीं रखा है, मैं नहीं ले पाऊंगा, और आके कोने में बैठ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक, इतना थक चुका है। ठीक है, अब उसके बाद उस पार्टीशन को तुम हटा दो, जो पार्टीशन लगा है, और उसके बाद तुम शेर को डंडे से मारो, तो भी नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक प्रोग्राम बिल्कुल फिक्स हो चुका है भाई, कि बीच में एक तगड़ा पार्टीशन है जो मुझे वहां तक जाने से रोक रहा है। शायद अब मेरी किस्मत में वो चीज नहीं लिखी है, जबकि पार्टीशन हट चुका है, वो जा सकता है, पहुंच सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो उसके दिमाग में फिट हुई है उसकी वजह से नहीं जा पाता। ठीक है, तो एक प्रोग्राम उसके दिमाग में क्या हो गया, यहाँ पे डेवलप हो गया। तो ये चीज अपने साथ मत होने दो यार। ये जो गेट है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हम लोग 11-12 में जब फेल हो गए थे ना, कि लगा कि यार आईटी तो बहुत टफ है, आईटी पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। आईटी का एग्जाम जो आप 11-12 में जो लिखते थे, उसका जो कंपटीशन लेवल और यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, हम बचपन से कंपटीशन देखते रहते हैं ना, कि बहुत सारे, इसको आजकल तो स्कूल में भी बहुत सारे कंपटीशन होने लगे हैं। ठीक है, तो उस टाइम से कुछ अचीव नहीं कर पाए हम, या कॉलेज के स्कूल, मतलब स्कूल में जब 9, 10, 11, 12 में आए तो उसमें कुछ अचीव नहीं कर पाए हम, तो धीरे धीरे एक प्रोग्रामिंग दिमाग में सेट हो जाती है यार, कि शायद मैं उतना उतना अच्छा नहीं हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हो सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में मैं टॉप करूँ, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शायद मेरा माइंड उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कोडिंग वोडिंग करके क्या करना है, जॉब को उसमें सेटल हो जाना है। ठीक है, इसलिए लोग कंपटीशन से भागता हो। कंपटीशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। तो गेट का जो एग्जाम है, सबसे पहले कंपटीशन लेवल को देखो आप। ठीक है, कंपटीशन लेवल जो आईआईटी जेई का एग्जाम आप लिखते थे, उसका जो कंपटीशन था 16 लाख लोगों के बीच में था, और उसके अंदर में इंडिया के सबसे जो, मतलब आप बोल सकते हैं ना कि बेस्ट ब्रेन है, वो भी बैठती हैं, आप भी बैठते हो, और जो छोटे कॉलेज के बच्चे होंगे, स्कूल के होंगे, वो भी बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं। लेकिन गेट का एग्जाम जो होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे सीएस की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो सीएस के अंदर में सिर्फ 1 लाख लोग मैक्सिमम देते हैं, मैक्सिमम लोग 1 लाख लोग देखते हैं। सर 1 लाख लोग तो देखते हैं ना, तो कंपटीशन तो है। बच्चों में बता दूं आपको, 1 लाख में 90% लोग बिना प्रिपरेशन के बैठते हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, चलो गेट का एग्जाम है, दे देते हैं, भर देते हैं, और सिर्फ भीड़ को बनाते हैं, सिर्फ भीड़ उनसे बढ़ती है और कुछ नहीं होता, उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो होती है, और जाके एग्जाम में बैठते भी है, कुछ लोग एग्जाम देने जाते भी नहीं है। अभी जब एग्जाम देने जाओगे तो आगे पीछे जो सीट खाली रहेगी, सिर्फ फॉर्म भर जाए, आपके दोस्त जितने लोग बी कर रहे हैं ना, सब फॉर्म भर देंगे। और सबसे अच्छी बात है, गेट के अंदर में, कंप्यूटर साइंस के अंदर में, जो आईआईटी में पढ़ रहा है बच्चा, टॉप आईआईटी में है, मिडिल आईआईटीज में, अब हो सकता है मिडिल आईआईटी का बच्चा, किसी को सपना होगा मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, तो भले वो गेट का एग्जाम लिखे, बाकी टॉप आईआईटीज के बच्चे गेट का एग्जाम कभी नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी आईआईटीज में बीटेक और एमटेक का प्लेसमेंट कॉमन है, तो उनको जरूरत ही नहीं है कि हम गेट का एग्जाम लिखें। टॉप एनआईटीज के बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है बीटेक का, इसलिए वो भी एग्जाम इसको नहीं लिखते हैं। देखो कंपटीशन कैसे रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, काफी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि वो ब्रेन बैठने लगी ना भाई। देखो यदि आईटी का बच्चा गेट का एग्जाम लिखने लगा, टॉप एनआईटी का बच्चा लिखना स्टार्ट कर दिया, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड काफी अच्छा है, और गेट का एग्जाम आपको मालूम है एप्टीट्यूड टेस्ट ही है, और कंप्यूटर साइंस मैथ्स ही मान के चलो आप, ठीक है। तो इसलिए वो बच्चे जब हट गए इस एग्जाम से, तो कंपटीशन किनके बीच में, कंपटीशन यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज हैं, या लोअर एनआईटीज हैं, लोअर ट्रिपल आईटीज हैं, यहीं के बच्चे आते हैं इस एग्जाम को लिखने के लिए। चलो यार यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम को, यदि टॉप आईटी वाईटी मिल गया तो वहां चले जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, तो उसका प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी और निकल जाएगा। अब प्लेसमेंट, वाकई प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस एमटेक जब हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, कंप्यूटर साइंस में, सब हम याद करें, गेट हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर साइंस में,
पहले कोई पढ़ाता भी नहीं था यहाँ पर CS में, और अभी तक भी मैक्सिमम लोग हमारे पास ही पढ़ने आते हैं यहाँ पर CS में। छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। और उसका रीजन ये है कि हर साल यहाँ का जो रिजल्ट आता है लोकल कॉलेज के बच्चों के बीच में, अब तो ऑनलाइन हो गई यहाँ पर सारी चीजें, तो अब तो इंडिया भर के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे जब हम लोग स्टार्ट किए थे ना, उस समय बहुत कंफ्यूजन रहता था लोगों को कि सर एमटेक क्यों करना है, एमटेक बन के टीचर बन जाएंगे एमटेक करने से, ठीक है। तो फिर हमको बहुत समझाना पड़ता था बच्चों को, नहीं यार ऐसा नहीं है। फिर हम कैसे समझाते थे पता है उनको, हम ये बोलते थे ये बताओ तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, बोलते सर इस कॉलेज में पढ़ते, XYZ का नाम लेते थे। हम इतने कितने टीचर्स हैं जो IIT से कंप्यूटर साइंस में एमटेक करके तुमको पढ़ा रहे हैं। तो सोचते थे वो लोग, बोलते अरे सर कोई नहीं है। हम कहते बेटा तो तेरे कॉलेज में तेरे को पढ़ाने वाला कोई IIT से पढ़ के नहीं आया है, तो तेरे को कैसे लगता है कि सब टीचर बन जाते हैं। हाँ बाकी ब्रांच में तुम मिलेंगे, लेकिन CS में तुमको बता दो, लिख के बता दो कि कोई ऐसा टीचर हो जो कि हाँ एकदम ऐसा नहीं कि टीचर नहीं बन सकता है, हाँ बहुत इंटरेस्ट से तो आ सकता है वो, लेकिन नॉर्मली जो IIT में गया है और CS में पढ़ रहा है उसका प्लेसमेंट इतना शानदार होता है, वो फिर छोटी जॉब की तरफ आएगा ही नहीं, क्योंकि टीचिंग में थोड़ा पैसे कम है, प्राइवेट कॉलेज में भी कम, और वहाँ पे जो प्लेसमेंट लग रहा है मिनिमम 15-16 लाख का तो लग ही रहा है ना। और यदि स्टार्टिंग में ही आपकी आपके अकाउंट में 1.5 लाख का सैलरी हर महीने आ रहा है, तो आप क्यों लौट के आओगे 50,000 60,000 के लिए, सीधी सी बात, ठीक है। तो जो लोग धीरे धीरे सक्सेस हुए ना, जब जॉब लोगों को लगने लगी, याहू में लगी पहली जॉब, ठीक है, वो सुबह जैन थे हमारे पास में, अभी US में जॉब करती माइक्रोसॉफ्ट में, उसका हस्बैंड भी साथ में 2009 के पास आउट है, BIT की है, ठीक है। तो इस ये सब जब जॉब्स लगनी स्टार्ट हुई, जब लोग एमटेक करने जाने लगे, और लोग यहाँ पे लोकल, पहले तो ये लोग को विश्वास नहीं होता था कि यार गेट हम निकाल भी पाएंगे, जब वो देखे कि यार नहीं प्राइवेट कॉलेज के बच्चे निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की भीड़ आने लगी पढ़ने के लिए। फिर जब लोगों ने सुना कि यार जॉब इतनी अच्छी लग रही है, याहू में शंकराचार्य का बच्चा है 2010 का पास आउट है, सुमित राय, आज वो याहू में है, वो भी US में ही है, ठीक है। जब इस तरह की जॉब्स लगी लोगों को, तब लोगों के मन में आया नहीं यार हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने लोगों को नंबर देना स्टार्ट किया, बात करो इन लोगों से, और आज की डेट में हमको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब तो आप गूगल करो, सब पता चल जाता है कहाँ पे कैसा प्लेसमेंट है एमटेक करने में। ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट काम ना करो, चाहे एप्पल हो, चाहे आपका गूगल हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनी, सिस्को है आपका, ठीक है। अभी इतनी कंपनी का नाम तो मुझे भी नहीं मालूम था यार, स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे जॉब लगती थी, लोगों के लोग फोन करके बताने लगे सर मेरी जॉब यहाँ लगी, मेरी जॉब यहाँ, तो मैं भी बहुत सारी कंपनीज का नाम जानने लगा, अच्छा ये भी कंपनी है क्या, इतनी पैसा देती है क्या। तो ऐसा है, तो मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे सक्सेस होते गए, एक हाइट को अचीव करते गए, तो मुझे भी आइडिया होता गया अच्छा ये सारी कंपनीज हैं यहाँ पर। सो हम लोग 3 या 4 कंपनी का नाम सुनते हैं, नहीं यहाँ पे हजारों कंपनीज हैं। एटलीस्ट IITs में तो भाई 100-150 कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट करने के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर में। और आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है, जॉब देने वाली जो इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपकी IT इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए, यदि आपका टारगेट है कि हमको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, आपको 3 लाख 4 लाख का प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आपको 10 लाख के अबव का प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गेट का मतलब पहला तो यही है कि आपका प्लेसमेंट शानदार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम छोटा नहीं है, इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, और ये फायदा आपको अभी नहीं दिखेगा, ये आप 10 साल बाद जब आगे बढ़ के देखेंगे तब आपको लगेगा नहीं मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर लिया है। और ऊपर से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गेट की तैयारी करने से आपके जो सब्जेक्ट है ना, उसका जो नॉलेज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कहीं भी पढ़ रहे होंगे, तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर में जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हम मिस कर देते हैं कॉलेज के अंदर में, उतनी बारीकी से नहीं सीख पाते हैं, वो चीज हम लोग गेट के अंदर में जो हमारे सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उसके बारे में सीखते हैं। कितना नॉलेज आपका इंक्रीज होता है, काफी नॉलेज आपका इंक्रीज हो जाता है। लाइक खतरनाक तरीके से जो चीज आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते थे, ठीक है, क्यों हम सब्जेक्ट को, मतलब बच्चे हमको अभी भी याद है, कुछ बच्चे हमको फोन करते हैं सर बी तो कर लिया हूँ, TOC पढ़ लिया हूँ, लेकिन उसका यूज क्या पता नहीं, क्यों पढ़े हम इतने TOC हमको अभी तक पता नहीं है। बस हाँ पास पास कर गए, 90 नंबर भी मिल गया, 90 मार्क्स आ गए हमारे, लेकिन कुछ पता नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते थे कि फोन करते सर ये सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन आइडिया नहीं। लेकिन ये चीज जब आप गेट पढ़ लेते हो तो 101% मैं आपको देता हूँ कि गेट जब आप पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की बारीकी जो सीखते हैं, ठीक, उसको सीखने के बाद आपका जो नॉलेज होता है एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है। गेट निकले ना निकले, लेकिन नॉलेज वाकई आपका बहुत ही ज्यादा साउंड हो जाता है, काफी अच्छा हो जाता है, और आपको एक फीलिंग होता आने लगती है उस सब्जेक्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर,
एक डर आपका हट जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाते हैं, मतलब आप जैसे सी में देखते हैं आप लोग प्रिंटअप स्कैनअप भी मैं यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाया हूँ, बाकी जगह 10 मिनट में खत्म हो जाता है, एकदम बेसिक से लेकर कितने वेराइटीज उसके हो सकते हैं वहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो वेराइटीज यहाँ पे मिलती हैं वो आपको बहुत फायदा करती है, मतलब आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, चूंकि आपका नॉलेज बढ़ेगा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, सीधी सी बात है। नॉलेज नहीं रहता तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, नॉलेज बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस भी क्या होता है, बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए, अब आपके पास 6 महीने मान के चलिए है कि जो आपको प्रिपरेशन करनी है। अब 6 महीने में जो बच्चा ऑलरेडी 6 महीने से या लास्ट 1 ईयर से तैयारी कर रहा है, उसको तो हर एक सब्जेक्ट करना चाहिए, उसको कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए, और उसका टारगेट है कि टॉप 10 रैंक हमको लेके आनी, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट करना पड़ेगा, खास करके आपको ये देखना है जो कि टॉप 10 रैंक जिनका भी आता होगा वो लोग हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली खत्म करते होंगे, ठीक है। तो कैसे खत्म करते होंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरेटिकली आपको पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। ये भी आप कर सकते हैं कि आपको वेटेज निकाल सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का कि क्या क्या वेटेज है, सी प्रोग्रामिंग का वेटेज है, डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज है, एल्गोरिथम का वेटेज है, कितना वेटेज है, और ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए आप सब्जेक्ट को, ठीक। ग्रुप मतलब जैसे सी, एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर एक ग्रुप में लेके आइए, ये तीनों कनेक्टेड सब्जेक्ट है, सी खत्म करिए, डीएस खत्म करिए, एल्गोरिथम खत्म करिए, फिर इसके बाद आपको डीओसी और सीडी खत्म करिए, इसको एक ग्रुप में लेके आइए। डिजिटल हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसको आप तीनों एक ग्रुप में ला सकते हैं, क्योंकि डिजिटल का रिलेशन आपका थोड़ा सा आपको सीओ मिल जाएगा, ठीक है। और सीओ यदि आपका हार्डवेयर अच्छा पार्ट है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहां पर रिलेट हो जाता है, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। एक ग्रुप वो हो गया, 3 ग्रुप बन गए, सी, डीएस, एल्गोरिथम, दूसरा हो गया टीओसी, सीडी, तीसरा हो गया आपका डिजिटल, सीओ और ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ग्रुप बना लिया आपने। चौथा ग्रुप आप बना सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, एक अलग सब्जेक्ट है, उसको अलग बना लीजिए, डीबीएमएस एक अलग सब्जेक्ट, उसको अलग ग्रुप में रख लीजिए आप। तो 5 ग्रुप हो गया, और 6वां ग्रुप आप मैथ्स और एप्टीट्यूड ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 ग्रुप मान के चलिए आप, ठीक है, कि आपके पास 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप में आपको क्या करना है, पहले तोड़ लेना है। इन 6 ग्रुप में आपको देखना सबसे हाई वेटेज किसका है, तो सबसे हाई वेटेज आप देखेंगे यहाँ पर तो मैथ्स और एप्टीट्यूड का है। मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका 28 मार्क्स तक कंफर्म में आने वाला है, अब 15 नंबर का आएगा, मैथ्स 13 नंबर के आसपास आता है, 28 मान के चलो, ठीक है। एक ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, सर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, तो उसी बात पे आ रहे हैं हम लोग, 6 महीने का ही डिस्कस करेंगे, हम 1 साल का डिस्कस ही नहीं करेंगे, सिर्फ 6 महीने में कैसे प्रिपरेशन करना है उसी पे हम आ रहे हैं, ठीक है। हम 1 साल का टारगेट ही नहीं, 1 साल का कैसे करना है उसको हम नेक्स्ट जब वेबिनार लेंगे तब उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो टारगेट करेंगे सिर्फ 6 मंथ का ही टारगेट करेंगे, 6 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ग्रुप में टारगेट देखो, ग्रुप में डिवाइड कर लिया, तो अभी जैसे हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ते थे, जैसे मैं बताऊं आपको, शुभम करके था, शुभम जवान, वो लोग कैसे पढ़ते थे और कैसे हैप्पी रहते थे, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन स्टाइल कैसे रहती थी, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले सी पढ़ते थे, सी पढ़ने के बाद इतना अच्छे ढंग से पढ़ते थे ना कि पहले सब्जेक्ट खत्म किया, फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लिए, ठीक है, 1-2 टेस्ट भी लिख दिया, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे ना, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सब्जेक्ट खत्म करते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, और जब प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। बिल्कुल सही है, यदि आप सिर्फ गेट के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है, एक सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ, मैं बोलता हूँ 40%, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ 30% आपने पढ़ा है बस, अभी आप उस सब्जेक्ट की बारीकी सीखी नहीं हो, ठीक है। तो ये हमेशा आपको दिमाग में सभी लोग सेट कर लो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से गेट की प्रिपरेशन नहीं होती है, तो आप जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है सिर्फ 30% 40% होती है, ठीक है। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जब प्रीवियस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है 30% और बढ़ जाती है, मतलब आप मान के चलो 60% आपकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट की हो गई है। 3 स्टेज आपको हर सब्जेक्ट में देने ही पड़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ो, टॉपिक कवर करो, सब्जेक्ट को कवर करो, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये 2 स्टेप हो गए, और तीसरा स्टेप हो गया आपको टेस्ट देना है। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे आप, ठीक है, तब तक आप कभी मान ही नहीं सकते कि आपकी प्रिपरेशन 90% या 100% हो गई है, ये चीज हमेशा दिमाग पे सेट कर लो, ठीक है। बच्चा क्या करता है,
सर मैं तो सब्जेक्ट पढ़ लिया हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं किया हूँ, टेस्ट दिए नहीं किया हूँ, तो आपकी प्रिपरेशन 100% कहाँ हुई? नहीं हुई है। आपने स्टेप यहाँ पे जैसे एल्गोरिथम होता है ना कि सेट ऑफ स्टेप्स होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, वैसे प्रिपरेशन के लिए भी सेम है भाई, एक स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, स्किप करेंगे तो फिर आउटपुट वैसे ही आएगा। ठीक है, तो पहला काम सब्जेक्ट कवर करो, फिर दिमाग में सेट कर लो सब्जेक्ट कवर किया 30%, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व किए 30%, फिर उसी सब्जेक्ट का कम से कम 5 से 6 टेस्ट दो। सर ये 5 से 6 टेस्ट कहाँ मिलेगा? ठीक है, अभी आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन टेस्ट आप ज्वाइन करोगे, जैसे हमारे पास iGET में है, तो हम लोग हर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज 4 टेस्ट दे रहे हैं, 2 बेसिक लेवल और 2 एडवांस लेवल। कितने टेस्ट हो गए? 4 टेस्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप एक आध कोचिंग और कहीं ज्वाइन करते हो तो उनके पास भी कम से कम 2 या 4 तो होगा ही। तो कितने हो गए तुम्हारे पास? मान लो iGET के 4 हो गए। ठीक है, तो सेम तुम्हारे वहां पर दूसरी कोचिंग का लोगे 4 वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 से 5 टेस्ट आपको सिर्फ टॉपिक वाइज में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग iGET में सब्जेक्ट पर, ये हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट में दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट टेस्ट देते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट में कैसे बेसिक लेवल एक एडवांस लेवल, तो 2 टेस्ट और आ गए, तो 4 2 6 टेस्ट हो गए और मॉक टेस्ट अलग हो गया। तो ऐसे मिल गए ना, 2 कोचिंग आपने मतलब टेस्ट ज्वाइन किया हुआ है, तो हर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे। सर नया पॉइंट यहाँ पे, तो सब्जेक्ट खत्म हुआ, प्रीवियस के क्वेश्चंस खत्म किया आपने, तो थर्ड स्टेप है आपको टेस्ट देने हैं। फिर टेस्ट आपने 2 कोचिंग का ज्वाइन किया, एटलीस्ट 2 कोचिंग तो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए टेस्ट के लिए, मैं सबको बोलता हूँ, जैसे कि आप विजुलाइज कर पाओ चीजों को कि वहाँ की क्या वैरायटी है और यहाँ की क्या वैरायटी है, तो अच्छा रहेगा वो। ठीक है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले अलग अलग वेराइटीज को, उतना अच्छा है आपको, तो उसको सॉल्व करिए। जब ये 3 स्टेप आप क्लियर कर लेंगे ना, 3 स्टेप आप क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी है, कितने परसेंट मेरे से क्वेश्चंस बन रहे। स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते हैं टेस्ट में, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। धीरे 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 आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को बढ़ाना है। जितने ज्यादा टेस्ट आप दोगे, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी हो गई है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो ये 3 स्टेप पहला आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर में फॉलो करना है, तभी आप सब्जेक्ट को मानो कि क्लियर है, अदरवाइज क्लियर नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट सबको यहाँ पे? तो मैंने एक बता रहा था, सुबह हम लोग कैसे खुश होते थे कि मेरा सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो गया, तो वो लोग ये 3 स्टेप को फॉलो करते थे हमेशा। सब्जेक्ट खत्म किए, प्रीवियस ईयर खत्म किए, टेस्ट खत्म किए, जैसे सी खत्म कर लिए, तो अब आते थे मेरे पास, सर सी खत्म हो गया है एक अच्छे लेवल तक, अब 4 नंबर फिक्स है गेट में, 100 नंबर का पेपर होता है, 4 नंबर तो फिक्स है सर, इतना तो मैं ला ही लूंगा। फिर उसके बाद डीएस पढ़ते थे, डीएस पढ़ने के बाद सर 8 नंबर कंफर्म है आ जाएगा, तो 12 नंबर तक तो मैं अचीव कर लूंगा, ये तो क्लियर हो गया सर। एल्गोरिथम पढ़ लिए, सर 8 नंबर और आ जाएगा, 20 नंबर तो कहीं नहीं गया मेरा। ठीक है सर, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा, अभी और पढ़ना पड़ेगा। फिर और सब्जेक्ट स्टार्ट करते थे, धीरे धीरे स्टार्ट करते थे। ठीक है, फिर वो पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए टीओसी पढ़ लिए, तो 8 नंबर और आ जाएगा सर, क्योंकि 7 से 8 नंबर का आएगा। तो ऐसे करके वो खुश होते थे कि एक सब्जेक्ट को पूरा 100% दे दिए अपना। ठीक है, प्रैक्टिस की, देखो रिवीजन तो करना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रीवियस का क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, तो बेटा देखो गेट का जो एग्जाम है ना, आपको बता दूं, ये काफी पुराना एग्जाम है, ये कोई नया एग्जाम नहीं रह गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो जस्ट पूरा क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है ना, कंसेप्ट मैक्सिमम उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। बस ये होगा कि 2 क्वेश्चन का कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत लकली है, आप तो एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भले आपका रिपीट हो जाए। ठीक है, लेकिन मोस्टली टाइम में क्या होता है, जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है, तो जो कंसेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करना है हमेशा, आंसर पे कंसंट्रेट नहीं करना है, क्वेश्चन रटने की कोशिश नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर में जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, जो प्रोसीजर अप्लाई हो रहा है, उस पर कंसंट्रेट करना है। हर एक क्वेश्चन का प्रोसीजर देखना है आपको कि प्रोसीजर में क्या बोला। मान लो आपसे नहीं बना, क्वेश्चन देखा नहीं बना, कोई इशू नहीं है, डरो मत, सोल्यूशन देखो आप, लेकिन सोल्यूशन को रट्टा मत मारो, उसका प्रोसीजर देखो। अब जब उसका प्रोसीजर देखो, हो सकता है कुछ थ्योरी मिस हो गई हो आपसे, आप नहीं पढ़ पाए होंगे या आपको नहीं मिला होगा, तो आप गूगल कर लो, आजकल गूगल में हर एक चीज मिल जाती है। ठीक है, एक का क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपके बुकलेट में आंसर है क्या, आंसर तो रहेंगे ना, बिना बुकलेट के आंसर के बिना कैसे बनाओगे आप।
तो यहाँ का जो आई गेट का बुकलेट इनका बोलना है कि उसमें आंसर है क्या, उसमें आंसर है, सारे क्वेश्चन के आंसर है, खासकर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके तो आंसर 100% है। ठीक है, तो समझ में आ रहा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला मैंने। तो पहला पॉइंट तो आप सभी को यही करना है कि हर स्टेप में, हर सब्जेक्ट में 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। जब तक ये तीनों स्टेप आप फॉलो नहीं कर लेते तब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, सर 6 महीने का टाइम है, तो एक सब्जेक्ट को हम लोग कितना टाइम दें? समझ में आ रहा पॉइंट यहाँ पे, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दें? देखो यार, मैंने बताया ना कि जो पीछे से तैयारी करते आ रहे हैं, काफी टाइम से तैयारी करते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं, उनकी प्रिपरेशन आधी तो हो ही गई होगी, या आधी नहीं हुई है, 30% 40% हो गई होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं, मान लो आज से कोई स्टार्ट करने वाला, वो बच्चे को क्या करना चाहिए? तो आज से वो सोचेगा मुझे गेट की तैयारी करना है और 22 के लिए करना है, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है। अब मान लेते हैं कि एकदम 0 लेवल का बच्चा है, उसको उसका जो लेवल है बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अब पहली बार वो सोच रहा है और उसको तैयारी करना है, तो कैसे करेगा? तो एक चीज देखो यार, गेट में ना, गेट निकालने के लिए एक मतलब आपको रैंक लानी, मान लो देखो लाने के लिए यार मैं बताऊं आपको, मेरे पास तो 85 रैंक आई है, 6 सेमेस्टर की रैंक आई है, आकांक्षा पटेल, उसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो लड़की भी 4 सेमेस्टर में आई थी, 6 सेमेस्टर एग्जाम लिखी थी वो 85 रैंक लाई थी, और जिसमें से 2 से या 3 सब्जेक्ट वो नहीं की थी उस टाइम में। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं 100% पढ़ के जाओ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट कवर करो, ठीक है, जिसका वेटेज बहुत ही हाई है, और जिससे आपको लगे कि आपका जो मार्क्स है वो 60 प्लस में आ जाएगा। 60 प्लस में भी आप मार्क्स ला दिए, 65 70 तक ला दिया तो टॉप 100 में आ जाओगे, सीधी सी बात है। 60 प्लस मार्क्स भी ला दिए तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एक गारंटी है। ठीक है, तो जैसे इस साल भी मैं बताऊं, सौमिल जैन पढ़ा था, ठीक है, उसने स्टडी की थी, उसने भी 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। उसने क्या नहीं पढ़ा था? उसने सीएन नहीं पढ़ा था, उसने सीयू नहीं पढ़ा था, और एक सब्जेक्ट और कोई मुझे याद नहीं है, उसने नहीं पढ़ा था। देखिए उसके बावजूद भी उसने 600 रैंक ला ली इसी साल, ठीक है, और 6 सेमेस्टर में भी पढ़ रहा है, अब इस साल फिर से तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपका मतलब मेन यहाँ पे कंसेप्ट क्या लग रहा है? मेन कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही प्रॉपरली ढंग से पढ़िए, अपना बेस क्या करिए, स्ट्रॉन्ग करिए। आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं जाएगा आपको। ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं आप लोग कि अपना ग्रुप बना लीजिए। आप बहुत बड़ा ग्रुप मत बनाइए। देखो ऐसा नहीं बोलूंगा कि ग्रुप बनाओगे तभी आप सक्सेस होगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि ग्रुप बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर से बता देता हूँ मैं, जैसे मैं आकांक्षा पटेल 85 रैंक लाई थी, उसका कोई ग्रुप नहीं था, वो अकेली पढ़ती थी और 85 रैंक लाई थी। मैंने पहला एक नाम लिया था कुछ देर पहले, सुबह जैन करके नाम लिया था, जो वही यूएस में है, माइक्रोसॉफ्ट में है। उस लड़की का कोई ग्रुप नहीं था, क्योंकि 2009 में वो पास आउट है, 2007 और 8 में तैयारी करती थी वो, और वो जो लड़की है अकेले पढ़ती थी। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपका ग्रुप होना जरूरी, बस आपको कंसंट्रेट रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं कर लूंगा, और आपको उस विश्वास के साथ साथ मेहनत भी करना है, प्रॉपर मेहनत करना है, तब जाके आप कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ग्रुप बना लेते हैं कि 2-3 लोग, बहुत बड़ा ग्रुप मत बनाइए, जो आपके साथ वाले हैं कि 1-2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो साथ में तैयारी कर रहे हैं, फिर उनका आप ग्रुप बना लेते हैं, तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अचानक से आपसे नहीं बना तो उससे पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, या दोनों मिलकर टारगेट कर सकते हैं, आज ये सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट तू भी पढ़, फिर एक दूसरे का डाउट क्लियर कर सकते हैं। नोट्स प्रॉपरली बनाइए, जैसे अभी 6 महीने है तो टाइम कम है, तो जितना फास्ट नोट बना सके उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपके पास में है। रिवीजन यहाँ पे लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि हम सारे सब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम 9 सब्जेक्ट टारगेट करिए जिनका वेटेज आई है। जैसे मैंने पहले बोला, सी डी एस एल्गोरिथम, इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज आई है। फिर उसके बाद आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड, उनका वेटेज हाई है, उसको करिए आप लोग। ठीक है, और उसके बाद टीओसी कर डालिए, टीओसी इजी सब्जेक्ट है, 100% बन जाता है लोगों से क्वेश्चन। लास्ट का टॉपिक थोड़ा सा डिसेबिलिटी वो परेशान करता है, वो नहीं बनता तो भी कोई इशू नहीं, उसके अलावा भी क्वेश्चन आते हैं, उनको बना लो आप। ठीक है, इसका आप डीबीएमएस कर डालिए। डीबीएमएस में एसक्यूएल में लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाकी टॉपिक में उतना प्रॉब्लम नहीं आती है, लोग कर लेते हैं, तो उसमें उसको कर लीजिए। तो मतलब मेरा बोलना है कि एक आध टॉपिक में थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट हिला भी है ना, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी जो टॉपिक है, जो इजी इजी टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, उनको फटाफट कर डालिए आप। ठीक है, सीयू के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आता है? मेमोरी से आता है, पाइपलाइन से आता है, वहां से कर डालिए आप। डिजिटल सबसे इजी टॉपिक है, 4 नंबर का आता है, उसको कर डालो आप, कि डिजिटल अच्छे से कवर कर लो आप, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर कर लो, उससे आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा।
ठीक, ऑपरेशन भी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसमें तो मतलब आप कोशिश करेंगे 100% आप बना सकते हो। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है वो बता देता हूँ मैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी 100% नहीं बनता है, जो टॉपर स्टूडेंट होता है उससे भी नहीं बनता है, मैं बता दूंगा आपको। उसमें आपको 80-85% क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, उसी में खुश रहो आप, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छा कर लोगे। कंप्यूटर नेटवर्क में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लोगों को जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों से नहीं बनता है, या उनके बारे में पढ़े नहीं रहते तो नहीं बनता। वो भी आप मान के चलो कि कंप्यूटर नेटवर्क में भी आप 90% तक क्वेश्चन बना रहे हो तो हैप्पी रहो आप, खुश रहो आप। 100% नहीं है, लेकिन सी हो गया 100% बना सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर में आप 100% बना सकते हो। एल्गोरिथम एक हाथ कोई कंसेप्ट आ सकता है जो डिफिकल्ट हो, जिसको आप ना बना पाओ, लेकिन बाकी को बना लोगे आप। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, सिर्फ मैथ्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। सीएस में जो मैथ्स है, मैट्रिक्स है, हाँ, प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ सारे बच्चे लोग मैट्रिक्स पढ़ते रहेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस आता नहीं है, गेट में 1 नंबर का आता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर डालो, प्रोबेबिलिटी हर जगह पे यूज होगी, उसको कर डालो आप। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी है, उसको कर डालो आप, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक है, वहां से क्वेश्चन आना ही है, फिक्स है, उसको कर डालो आप। ऐसे आप पहले निकाल लो कि जो जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा यार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, किस टॉपिक। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, प्रीवियस को क्यों नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वही एक रास्ता है जो तुमको ये बताएगा ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और पूरे लॉजिक के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, कोई नया लॉजिक अभी नहीं आने वाला है। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि क्वेश्चन तो गेट में ना 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो किसी से नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वो 5-6 क्वेश्चन आप भूल जाओ, उसको मत याद करो, हमको 5-6 बनाना भी नहीं है, बाकी बनाने हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। क्लियर हो रहा है पॉइंट यहाँ पे। चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों का, कुछ कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आया है कि एक आइडियल रैंक के लिए अब तक कितने सब्जेक्ट हो जाना चाहिए थे। तो ऐसा मतलब बोलना मतलब गलत होगा कि इतने मैं बोल दूं नहीं 5 सब्जेक्ट तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, ठीक है। तो मैं सबसे तुमको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट था एनआईटी से, हर्ष करके, अभी वो सेल्स फोर्स में काम करता है, और उसकी रैंक थी उसका जो क्या ब्रांच थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी। और वो स्टूडेंट मेरे को ज्वाइन किया था कब, जून में ज्वाइन किया था, क्योंकि वो लोग मई में एग्जाम दिए थे कॉलेज का, जस्ट पास आउट हुए थे। और पास आउट होने के बाद पहले उसका प्लान नहीं था कि भाई लाइन में पढ़ूंगा मैं, ड्रॉप, उसने ड्रॉप लिया था। तो वो स्टूडेंट जो है यहाँ से निकल के चला गया था हैदराबाद, लेकिन वहाँ हैदराबाद पहुंचने के बाद पता नहीं उसके माइंड में क्या आया, और तो जैसे ही पहुंचा ना, एक दिन भी नहीं रुका वो, शाम को फिर ट्रेन पकड़ा, भिलाई वापस आ, फिर आके तुरंत मेरे से मिला, सर मुझे तो गेट निकालना और सीएस में निकालना है, मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो स्टूडेंट जून में स्टार्ट किया है पढ़ना, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट जिसको सीएस का बैकग्राउंड नहीं है। आपको पता है उसकी रैंक कितनी आई, 300 समथिंग आई, 350 रैंक के आसपास आई। फिर उसने आईआईटी कानपुर का टेस्ट लिखा, वहां पे क्लियर कर लिया, आईआईटी कानपुर उसको मिल गया, आईआईटी कानपुर में जाके पढ़ाई की, अभी वो सेल्स फोर्स में जॉब कर रहा है। और प्लेसमेंट चूंकि पैकेज में ऐसे बता नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन एक अच्छा खासा पैकेज उसको लग गया है, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा हूँ मैं, कि ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि मैं बोलूँ नहीं तुम्हारे 5 सब्जेक्ट अब तक हो जाने चाहिए थे। क्योंकि जब हर्ष ने जून का महीना ना, जून से लेकर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक पूरे सब्जेक्ट खत्म करके 300 रैंक जनरेट कर ली, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। एक ऐसा बच्चा जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। हाँ, अब इसके सवाल ये पैदा होते हैं उसने किया कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया। मेन सबसे पहला पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि माइंड आपका बहुत स्टेबल होना चाहिए, मतलब आपका माइंड बहुत ही अपने अपने आपके कब्जे में होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। जैसे मैं बताऊं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, कैसे वो कितने घंटे पढ़ता था डेली, ठीक है, कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया, कैसे 300 रैंक के अंदर में आ गया, उससे अच्छी भी रैंक आ सकती थी, ऐसा नहीं है। वो कोमल के बैच वाला है, कोमल जिसकी रैंक 16 आई थी, उसी टाइम में 16 रैंक भी आई थी, कोमल की आई थी 16 रैंक, उसी टाइम में उसका भी रैंक आया था, दोनों बैचमेट हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी और वो कोमल जो थी सीएस में थी। तो वो बच्चा, उसका घर जो है ना मेरी कोचिंग से 3 किलोमीटर दूर था, ठीक है, लेकिन वो 3 किलोमीटर भी नहीं जाता था, वो हमारी कोचिंग के बगल में ना रूम लेके रहने लगा था। वो सिर्फ संडे संडे घर जाता था कपड़े साफ करा। अब सोचो आप वो किस माइंडसेट का बच्चा रहा होगा। क्यों मैं किस ऐसा किया सर वो,
इसलिए किया कि सर अब मैं घर पे रहूंगा ना, तो घर पे क्या है कि बहुत सारे लोग घर वाले काम बताएंगे या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अभी मैं ड्रॉप लिया तो सब फालतू समझते हैं मेरे को, तो मेरे को डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी हालत में। मुझे 10 से 12 घंटे पढ़ना ही है किसी भी हालत में, और घर में पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए रूम लेके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और वो डेली जो है 10 से 12 कोचिंग पढ़ने के अलावा सुबह से शाम तक, रात तक बुक्स, मतलब टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ता था। टेक्स्ट बुक सिर्फ 4 सब्जेक्ट की पढ़ने की जरूरत है, बाकी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक्स यदि देखो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो शायद आपको 4 ही सब्जेक्ट का पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप सारे सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, कोई बात। देखो 6 महीने उसने टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ डाली, ठीक, और रैंक भी जनरेट कर ली उसने। तो वो मतलब हर टाइम उसका फिक्स रहता था, तो टारगेट बना के चलता था, भाई 10 दिन में ये सब्जेक्ट मुझे खत्म करना है, ठीक है, और या 15 दिन में इस सब्जेक्ट को खत्म करना है, और प्रीवियस ईयर के साथ खत्म करना है। शॉर्ट नोट्स भी बनाना है अपना, शॉर्ट नोट्स भी बनाता था सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद, ठीक है। और फिर वो टेस्ट देता था, टेस्ट में जो नए कंसेप्ट मिलते थे उसको भी इंक्लूड करता। तो डेली मुझे लगता है वो डेली जो है 12 से 13-14 घंटे यूटिलाइज करता था, ठीक है। सिर्फ खाना खाने में, नहाने धोने में, सोने में जो टाइम उसका जाता होगा, बाकी वो बिल्कुल डाइवर्टेड नहीं था, इसलिए वो 6 महीने में कर लिया। तो इतना आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हैं। इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, आप सोचो मैं 1 घंटे पढ़ लूंगा, 2 घंटे पढ़ लूंगा, आधे घंटे बैठ पाऊंगा, तो शायद मुश्किल जाएगा। तो आप आज से स्टार्ट करिए, 0 से स्टार्ट करिए, आप 6 महीने में बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अभिषेक का क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर CDS एल्गोरिथम ऑपरेशन किसका रहेगा सर? नहीं समझा मैं। अभिषेक फिर से अपना क्वेश्चन पूछना, तुमने क्या पूछा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन। कौन सा, हाँ श्रेया बोल रही कौन सा सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ लगता है? तो मैंने जैसे एक नाम बताया आपको कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा टफ लगता है लोगों को, क्योंकि कुछ नया कंसेप्ट उन्होंने अप्लाई करके पूछ लिया है, तो शायद बच्चे नहीं बना पाते हैं। तो आप ये मत सोचिए आपसे नहीं बन रहा, किसी से नहीं बन रहा, ऐसा सोचिए आप, तो आपको कोई इशू नहीं जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सारे कंप्लीट करो। कुछ इजी क्वेश्चन, जैसे इस साल बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था पाइपलाइन का, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। एटलीस्ट जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप बना ही लो ना, तो इजी को मत छोड़ो। टफ नहीं बनेगा अलग की बात है, ठीक है। तो 2 ही सब्जेक्ट में खासकर प्रॉब्लम होती, बाकी तो हाँ कुछ टॉपिक में हो सकता है प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट टॉपिक में, बाकी तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को। सर जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उनका रिवीजन प्लस न्यू सब्जेक्ट जिनको पढ़ रहे हैं अभी, दोनों को मैनेज कैसे करें? हाँ ये रहता है कि हम जब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो हम भूल जाते हैं, ठीक है, और हम न्यू सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। तो आपको एक फिक्स इंटरवल पे ना हर 15 दिन में आपको टारगेट करना पड़ेगा कि यार ये सब्जेक्ट एक बार खोल के देख लेता हूँ। जैसे नॉवेल्स नहीं पढ़ते आप, नॉवेल उठाया पढ़ना स्टार्ट कर दिए, वैसे ही यहाँ पर जो ओल्ड सब्जेक्ट आप पढ़ लिए और अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया, और आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं टेस्ट दे दिया है, तो उस सब्जेक्ट को रिविजन करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे आप लोग ध्यान दो, जब आप एग्जाम लिखते हो ना, एग्जाम से पहले जब सब्जेक्ट को खत्म करते हो आप, ठीक है, तो बहुत आपको एक बार रिविजन करने में 5 दिन लगता है, फिर जब दूसरी बार रिविजन करो तो 2 दिन लगता है। और जब एग्जाम, जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं, मतलब 9 बजे एग्जाम है, तो आधे घंटे का टाइम रहता है, तो आधे घंटे पूरा सब्जेक्ट आप रिवाइज कर लेते हैं ऐसे पलट के। होता ही नहीं होता। सेम कहानी यहाँ पर है कि आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करोगे ना, उतना कम टाइम आपको लगेगा रिपीट करने में। तो एक एक क्वेश्चन आपको नहीं देखना पड़ेगा, स्टार मार्क करते रहे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, जिसमें न्यू मतलब कंसेप्ट लग रहे हैं, जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसको स्टार मार्क कर लीजिए। आप स्टार 5 बना लीजिए, स्टार 3 बना लीजिए, स्टार 1 बना लीजिए, इस तरह से करिए आप। इस तरह से करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ठीक है, तो अगली बार उस पर आपको ध्यान देना है। जो इजी क्वेश्चन तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो तो बन ही जाएगा आपसे, ठीक है। तो हर 15 डेज पे टारगेट बिल्कुल करिए कि आपका सब्जेक्ट रिपीट कर लीजिए। आप रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, बाई चांस आपको लग रहा है यार टाइम कम है, तो आप टेस्ट देखिए, टेस्ट से भी रिवीजन कर सकते हैं। कि आप टेस्ट दोगे ना तो आपको सारा दिमाग में क्वेश्चंस आने लगेंगे और सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स आने लगेंगे, ठीक है, उससे भी रिवीजन होता है। फिर आपको झटका लगेगा, कम नंबर आएगा, तो आप ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करना हो तब सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इनका कि सर हमको मान लीजिए स्टार्ट करना है तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, मेरा बोलना ये रहता है कि जो इजी चीज है ना उसको पहले कर डालो आप। इजी सब्जेक्ट क्यों कर डालो पहले? जैसे सी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेमेस्टर में तो सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो आपको इजी लगते हैं, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया आपका। डेटा स्ट्रक्चर इजी तो नहीं है,
लेकिन यदि आपका सी का कंसेप्ट अच्छा है तो आप पे भी आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो इजी सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उसको पहले कर डालो। सर ऐसा क्यों, टफ क्यों नहीं? तो वो इजी सब्जेक्ट जैसे आप 2-3 सब्जेक्ट खत्म करोगे ना, तो एक कॉन्फिडेंस आप में झलकने लगे, आप 3 सब्जेक्ट खत्म कर लिया, 4 सब्जेक्ट कर लिया, 6 और करना है बस। लेकिन आप टफ सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, पता चला कि आप 3 महीने से एक टफ सब्जेक्ट पे दे दिए, तो आपको लगेगा यार 3 महीने दिया, एक ही सब्जेक्ट खत्म हुआ है, अभी तो 9 सब्जेक्ट और बचे हुए हैं, तो घबराहट होगी। तो इसलिए आप इजी सब्जेक्ट को, जैसे मैथ्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स के लिए तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं, खासकर मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो खुद आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको, कोई सिखा नहीं सकता उसको आपको, तो खुद बैठ के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो ये सब सब्जेक्ट मतलब जिनका बेटेस्ट एक तरफ, मतलब आप डिसाइड करिए डेली आपको 2 घंटे मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं उसके, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके, ठीक, उसकी बारीकी जो यदि आपको लग रहा है यार 11-12 मैंने प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं की थी, तो आप 11-12 की बुक निकाल लीजिए, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर डालिए, तो एक बेस आपका बन जाएगा, फिर उसके आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। तो इजी को पहले करो और उसके बाद फिर आप डिफिकल्ट को थोड़ा लास्ट में करो, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट नहीं करते, उसके बाद उनकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, मेन टारगेट ये होना चाहिए। लास्ट कितने ईयर से पेपर सॉल्व करना चाहिए? हाँ, देखिए ये भी कंफ्यूजन होता है सर, कब से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यदि आप अभी 20 साल का भी पेपर आप 2002 से भी स्टार्ट कर देते हैं तो भी बुराई नहीं, उससे उससे पहले भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2002 या 2000 के बाद के जितने भी पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, लेटेस्ट पेपर तो जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लॉजिकल आते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी जो लेटेस्ट पेपर उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। तो 2002 या 2000 से लेकर अभी तक जितने भी 20 इयर्स के जो पेपर्स हैं, उतना अच्छा क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन जरूर जो बनाइए आप लोग, सभी लोग बनाइए आप, और गेट ओवरफ्लो की बुक भी आती है, उनका साइट भी है, और वहां पर से भी आप फॉलो करिए, उनको भी ले सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा है वहां पर, उनके सोल्यूशन भी सही रहते हैं, बाकी जगह बुक्स में सोल्यूशन बहुत गलत भी रहते हैं, ठीक है। तो हाउ मच मार्क्स इज नीडेड टू गेट रैंक अंडर 100? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आप 100 रैंक के अंदर में लाना चाहते हैं तो सेफ मार्क्स है 70 प्लस मार्क्स लाने की कोशिश करिए, और ये टोटली डिपेंड भी करता है कि पेपर कैसा आ रहा है। पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया है तो मार्क्स बट ऑब्वियसली नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन पेपर अभी जैसे ऑनलाइन पेपर हो रहा है, जब से ऑनलाइन हो रहा है पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, मीडियम में पेपर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको देख के मैं बोल रहा हूँ 70 प्लस या 70 मार्क्स के आसपास आप लेके आओ, तो सिक्योर रहोगे कि आप 100 के अंदर में आ जाओगे, क्लियर पॉइंट। और बहुत ही इजी पेपर आ गया तो बट ऑब्वियसली नंबर्स काफी बढ़ जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा पेपर इजी है डिफिकल्ट है। जैसे सबसे डिफिकल्ट पेपर 2013 में था गेट का, कंप्यूटर साइंस का, उसमें जैसे रैंक 1 लाया था, उसका जो मार्क्स था 69 था रैंक 1 का, तो उस हिसाब से रिलेटिव मार्किंग रहती है, क्लियर पॉइंट। जिगर पटेल, ठीक है। नेक्स्ट सर दोबारा बताओ सब्जेक्ट पढ़ने का सीक्वेंस। सब्जेक्ट का पढ़ने का सीक्वेंस मैंने बताया ना, CDS एल्गोरिथम पहले करो, इसका वेटेज हाई है, इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कैसे करो, और दूसरा मैथ्स और एप्टीट्यूड एक साइड में रखो। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड कोशिश करो डेली 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे दो, 1 घंटे दोगे 6 महीने का टाइम है, अच्छा हो जाएगा, सफिशिएंट टाइम है। अब बाकी टेक्निकल पे जोड़ दो आप, ठीक है। तो CDS एल्गोरिथम, फिर TOC कर सकते हो आप, TOC के बाद CD कर सकते हो, फिर ये भी कर सकते हो आप, डिजिटल पढ़ सकते हो, डिजिटल हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो CO को बाद में रख सकते हो आप, CN को बाद में रख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन यदि कर रहे हैं तो कर लो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जिन लोग की रैंक आई उनका तो पता है उनको कैसे किए, पर कुछ बच्चे कंसिस्टेंट पढ़ते थे, वो क्यों नहीं कर पाए? हाँ, उनसे क्या गलती हुई ताकि हम भी वो गलती ना करें, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो यहाँ पर क्या है कि सक्सेस लोगों से मिलोगे, सक्सेस बातें बताएंगे कि मैंने ये किया हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है, लोगों से गलतियां क्या हो जाती, क्यों गलती करते, कहाँ गलती करते हैं, पढ़ तो रहते हो लेकिन उसके बाद भी उनकी रैंक नहीं आई। तो बच्चों कुछ कुछ ऐसा भी रहता है कि कुछ बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे अभी एक स्टूडेंट मैंने बात किया
कि वो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर उसने पढ़ रहा था यहाँ पे, उनको बोला कि मैं कहीं तुमको अब जुलाई से टेस्ट लिखना है। ये चीज आप लोग दिमाग में सभी लोग बैठा लो, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका गेट में नहीं आएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक मुझे नहीं मिला जो ये बोला सर मैंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा, मैं रैंक टॉप 100 में आ गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, और टेस्ट सभी लोग जुलाई से स्टार्ट करो। टेस्ट में स्टार्टिंग में नंबर आपके कम आएंगे, ठीक है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसको एज ए प्रैक्टिस मानो यार। साइकिल चलाना सीखे थे तो गिरे थे, नहीं गिरे थे? हाँ, पापा अभी भी जो तो उस समय क्या करते, जब साइकिल चलाते थे आप लोग तो पापा बेचारे पीछे खड़े रहते थे कि बच्चा गिरे ना। हाँ, वही चीज सेम यहाँ पर भी है। स्टार्टिंग में आप जब टेस्ट दोगे आपके नंबर्स कम होंगे, रिड्यूस होंगे, बहुत ही कम आएंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपको लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, और लास्ट तक जो लोग लगे रहते हैं वही लोग सक्सेस होते हैं। तो उन लोगों ने गलती क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व प्रॉपरली नहीं करते हैं, या आधा अधूरा कर लेते हैं। टेस्ट देने की बारी आती तो टेस्ट नहीं देते हैं, एक दो टेस्ट देते हैं, नंबर कम आता है तो टेस्ट देना बंद कर देते, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती सब लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं वो टेस्ट। और टेस्ट से इतना घबराते ना कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है। तो टेस्ट ही जो है, जो लोग टेस्ट से खेल लिए, जो मतलब टेस्ट से घबराए नहीं, जो लोग प्रॉपरली टेस्ट देते गए, ठीक है, नंबर कम ज्यादा हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 100% सक्सेस हुए। जो प्रॉपर टाइम में टेस्ट नहीं दिए वो सब पीछे हट गए। मॉक टेस्ट पेपर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 1 तारीख से मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना है। अब बच्चा क्या कहता है, जनवरी से स्टार्ट करूंगा सर, मैं उसको बार बार बोला भाई तो दिसंबर आ गया, टेस्ट देना स्टार्ट कर, मॉक दे। नहीं सर अभी मेरा सब्जेक्ट टेस्ट बचा हुआ है, इसलिए बच्चा फेल हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है नवंबर लास्ट तक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट खत्म कर लेना है, कोशिश करना है। एक आध दो 10 टेस्ट बचे हुए कोई दिक्कत, उसको बाद में देखना रिवीजन के टाइम एज ए रिवीजन। मॉक टेस्ट आपको दिसंबर में स्टार्ट करना है, क्योंकि जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, कंबाइंड टेस्ट जब देना स्टार्ट करोगे आप, तो आप देखोगे आपके मार्क्स स्टार्टिंग में 10 आएंगे, 20 आएंगे, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाते जाओगे आप, ठीक है, तो आप देखो 10-20 टेस्ट के बाद आपके नंबर्स बढ़ने लगे। यदि आप प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, टेस्ट देने का मतलब नहीं टेस्ट दिया भूल गए, नहीं, टेस्ट दो, अपनी कमी को पहचानो, एनालिसिस करो, प्रॉपरली एनालिसिस करो, 100% आप कर लो। तो मैक्सिमम लोगों की गलतियां जो रहती है पढ़ाई के साथ, टेस्ट ना देना। मैंने अभी तक जितने भी लोगों को देखा है कि उनके मार्क्स कम हुए हैं, वो रीजन वही है, प्रैक्टिस की कमी है। और प्रैक्टिस आपको होगी प्रीवियस के क्वेश्चन से और प्लस टेस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सर इजी सब्जेक्ट कौन से हैं उनके साथ हम एक टफ सब्जेक्ट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं आप, कि आपने डिसाइड कर लिया कि मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा टाइम रहता है, उससे माइंड बहुत फ्रेश रहता है, तो मॉर्निंग में आप एक टफ सब्जेक्ट उठा लो, ठीक है, फिर माइंड थोड़ा सा भर जाएगा आपका, फिर दिन में आप इजी सब्जेक्ट ले लो और शाम को मैथ्स ले लो। ऐसा भी प्लान आप बिल्कुल बना सकते हैं कि जो आपको एकदम डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना, और थोड़ा अर्ली उठने की कोशिश करो यार। अभी क्या, अभी हर बच्चों का अलग अलग रहता है पढ़ने का, कोई रात में लेट नाइट तक पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है। यदि आप कोशिश करो 4 बजे के आसपास उठने का ना, भले जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, तो भी एक अच्छी हैबिट हो जाती है। उस समय पूरा शांत रहता है माहौल, और उस समय आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उस समय आप एकदम टफ सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि माइंड एकदम फ्रेश रहता है, एकदम खाली रहता है। जैसे सीओ को ले लिया आपने, या कंप्यूटर नेटवर्क को ले लिया आपने, ऐसे सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक। और आगे चल के ना जब आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी ना, तो जो खुशी रहेगी आपको अपनी प्रिपरेशन से, आप खुद सेटिस्फाई रहोगे। अच्छा, जो टॉप करते हैं ना वो लोग अपनी प्रिपरेशन से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं लास्ट लास्ट में, उनको खुद फील होने लगे होता है यार कि कितना भी खराब पेपर होगा मेरा, मैं 1000 रैंक पे तो आ ही जाऊंगा, मैं 500 रैंक में आ ही जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को। बिल्कुल आप रख सकते हैं टफ सब्जेक्ट। आई एम नाउ इन सेकंड सेमेस्टर, कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ? इफ यस देन व्हाट टू रीड? देखो तुम सेकंड सेमेस्टर में, तो तुम्हारे पास अभी तो काफी अच्छा टाइम है, ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अभी तुम सी पढ़ो, बस सिर्फ सी पढ़ो, जितना अच्छा तुम सी पढ़ सकते हो उतने अच्छे से, मतलब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करो, क्योंकि सी बेस है यार, क्योंकि सी बेस है और सी से ही आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि सी अच्छा रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो एल्गोरिथम अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारा सोचने का लॉजिक अच्छा हो जाएगा, उसके बाद तुम उसको टीओसी में अप्लाई करो, लॉजिक को, हर जगह लॉजिक तो यूज हो रहा है, तो सी पढ़ो बस आप, और मैथ्स पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी तुमको।
ठीक है। नितेश पूछ रहे हैं यहाँ पर कि सर डेली 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है तो फिर डिमोटिवेट टाइप का फील होता है। हाँ, ये भी एक इशू रहता है कि कभी कभी हम लोग अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि आज हम 10 घंटे पढ़ेंगे और नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हम सोचने लगते हैं आज 10 घंटे का टारगेट किए थे और फिर हम नहीं कर पाए, ऐसा बच्चे सोचने लगते हैं। ठीक है, तो दुखी हो जाते हैं, 2-3 दिन तक दुखी रहते हैं। नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से आपको। ठीक है, यदि आपका टारगेट आपने सोचा था कि आप 10 घंटे पढ़े लेकिन आप 8 ही घंटे पढ़ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर टारगेट करो, नेक्स्ट डे टारगेट करो आप। फिर भी आपको लगता नहीं यार आज 7 ही घंटे हो पाया, लेकिन 7 घंटे पढ़े तो ना भाई। जितना आपने टारगेट किया है भले उतना नहीं पहुंच पाए लेकिन उसके आसपास भी आप पहुंच रहे हो, तो हैप्पी रहो आप। बस आप ये देखो अपने इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 घंटे टारगेट के 1 घंटे बैठ रहे, आधे घंटे बैठ रहे, ऐसा नहीं। जो टारगेट किया उसके आसपास आपको रहना चाहिए। ठीक है, तो 8 घंटे 9 घंटे पहुंच रहे। हाँ, मान लो 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, मान लेते हैं कि 2 दिन एकदम पढ़ाई नहीं, जीरो। ठीक है, जैसे यहाँ भी देखता हूँ जो टॉपर्स बच्चे रहते हैं कभी-कभी मिलने आते हैं, सर 2 दिन से कुछ नहीं पढ़ा हूँ। हम कहा चलो ठीक है, नहीं पढ़ो कोई इशू नहीं है। तो ये मान लो 2 दिन तुमने पिकनिक मना ली, अपनी लाइफ में पिकनिक मना लिया 2 दिन, तो दिमाग तुम्हारा शांत हो गया। ठीक है, 2 दिन पिकनिक मना लिए, अब पढ़ाई करो, अब फिर से लग जाओ। ठीक है, अब डेली पिकनिक मत बनाओ। ठीक है, मतलब आप 1 महीने में 2 दिन 3 दिन पढ़ाई नहीं की हो, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। उससे मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉस नहीं है उससे। ठीक है, तो बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं। उतना एक्सेप्टेंस होता है यार, उतना तो एक्सेप्ट करना, उतना फ्लेक्सिबल तो आपको होना ही पड़ेगा। एकदम स्ट्रिक्ट रूल तो नहीं फॉलो कर सकते ना, मिलिट्री टाइप का कि मिलिट्री में है, ऐसा थोड़ी है। तो फ्लेक्सिबल तो रहना ही पड़ेगा। एक सब्जेक्ट के आपने बुक्स कितने क्वेश्चन हैं क्या सर? एक सब्जेक्ट में अपने बुकलेट में कितने क्वेश्चन है? सब्जेक्ट वाइज वेरी किया, जैसे टीओसी या 350 क्वेश्चन है उसमें, बाकी सब में ऑन एवरेज 200-250 क्वेश्चन तो है ही। ठीक है सर, कोचिंग का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाता है? हमारे कोचिंग का तो हम लोग अक्टूबर तक खत्म कर देते हैं। हर साल हमारा रिकॉर्ड है अक्टूबर, मैक्सिमम नवंबर, उससे पहले खत्म कर देते हैं। सर मेरा अभी 4th सेमेस्टर है तो C++ एंड अदर लैंग्वेज पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 4th सेमेस्टर में अभी टाइम है, तुम्हारा टारगेट अभी गेट 22 नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो। ठीक है, तो कर सकते, लेकिन यदि आपका टारगेट गेट है, ठीक है, कि हमको 22 में गेट में कुछ अच्छी रैंक लानी है, शायद फिर इन दोनों को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम सामने आने वाला है और 6 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा, जब छुट्टियां लगेंगी एग्जाम के बाद, जब गेट का एग्जाम दे दोगे तो 2-3 महीने बचेगा, तो उस समय फिर आप अदर लैंग्वेजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, सुबह जयंती 27 रैंक लाया था, तो उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट ये था सर 4th सेमेस्टर से स्टार्ट करो, 6th सेमेस्टर मुझे लिखना है। लैंग्वेज में कभी भी 1 महीने में कर सकते हो, लेकिन गेट 1 महीने में नहीं कर सकती हूँ। उसने ये सोच के पढ़ाई की थी, तब जाके उसने उसका 6th सेमेस्टर में 138 रैंक था। और फिर फाइनल ईयर में जब वो गई तो 27 रैंक आया था उसका गेट में। हाउ टू प्रैक्टिस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम लोग में कमी है थोड़ा सा ये है, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, बुक खोजते हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक आती है, कहाँ से पढ़ें, क्या करें। ठीक है, मुझे लगता है यार जो तुम क्वेश्चन बनाते हो ना, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस के क्वेश्चन आप बनाते हो, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक, उसमें आप देखोगे पहले भी क्वेश्चन आते थे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब उसमें फॉल्स बोल देगा तो मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, एक बुक तभी मैं आपको बता देता हूँ, टीजे विलियम की एक बुक आती है, उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक का नाम क्या है? टीजे विलियम। उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको गूगल के अंदर में। ठीक है, और लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब खुद ही फील होने लगेगा, अच्छा ये सब क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट, जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप हर टॉपिक पे पॉसिबिलिटीज, हर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज खोज सकते हैं कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ऑटोमेटिक आपकी प्रिपरेशन होने लगती है। उसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता कि सीएस में जरूरत पड़ती है। बस प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, वहीं से आपको पता चलते रहेगा कि कौन से क्वेश्चन मल्टी सिलेक्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं अब आने वाले वक्त में। Give some more idea about gate question pattern. I am new. ठीक है, तो पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, जब तक तुम सब्जेक्ट खत्म नहीं करोगे तुमको कैसे आइडिया दूं मैं? सब्जेक्ट खत्म करो, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो बेसिक आइडिया आपको। क्वेश्चन ये बोल सकता हूँ कि जो उनके क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर में, जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं।
एक एकदम बेसिक लॉजिक, आपको क्वेश्चन को तोड़ने का आइडिया होना चाहिए, ब्रेक करने का आइडिया होना चाहिए। और ब्रेक होने का आइडिया तभी होगा जब आप सब्जेक्ट को, टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर्ली ढंग से खत्म करोगे, ठीक है। यदि आपने सिर्फ क्वेश्चन को या टॉपिक को ऐसे छू के निकल गए हैं तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, किसी हालत में नहीं बनेगा। नहीं तो आप सीट पढ़ लियो, जाके देखो एक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप, तो बहुत मुश्किल जाएगा, बहुत प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो जल्दी कवर कर सकते हैं? तो भाई वो तो मैंने कई बार आंसर दे दिया आप लोगों को, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। और जल्दी कवर करने का मतलब ये नहीं है ना, बहुत से लोग जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन बाद में उनसे हो नहीं पाता है, शायद वो गेट की प्रिपरेशन भी छोड़ देते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों को देखा कि जल्दी जल्दी जुलाई में तक सिलेबस खत्म कर लिए थे, अब पता चला कि वो लोग गेट का फॉर्म ही नहीं भरे। क्यों? जल्दी जल्दी खत्म किए। तो मान लीजिए आप कोई, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो हर एक सब्जेक्ट को 90 घंटे 100 घंटे देते हैं यहाँ पर, जो कि इतना बेसिक से लेके जाते हैं। और आपने उसी सब्जेक्ट को, सी का सब्जेक्ट है, 20 घंटे में खत्म कर लिया, मेन कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दिया आपने। तो जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे शायद बने ना आपसे। तो जल्दी का मतलब ये नहीं है कि बन नहीं रहा है और उसको जल्दी खत्म कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से खत्म करो, हर एक कंसेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर सर, आप बता रहे थे कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, वन सब्जेक्ट, तो ऐसे फिक्स नहीं कर सकते आप। क्यों? हर सब्जेक्ट का वेटेज अलग होता है और हर सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप फिक्स नहीं कर सकते कि हम, तो सी है, सी इजी सब्जेक्ट है तो 10 दिन में हो सकता है आप खत्म कर लो, 15 दिन में आप खत्म कर लो। लेकिन टफ सब्जेक्ट है तो उसमें टाइम लगेगा। जैसे सीओ सब्जेक्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने क्लास लिया था सीओ में, 150 घंटे पढ़ाया मैंने, 150 आवर्स पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज पे डिपेंड करता है, तो ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते। मुझे लगता है सब्जेक्ट को आपको तब तक पढ़ना चाहिए जब तक आपको सेटिस्फाई ना हो जाओ, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 1 साल तक पढ़ रहे हैं ना, 1 साल तक पढ़े, ऐसा नहीं। सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपसे बन रहा है? जब प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, ठीक। एक बार खत्म करो, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन पे जाओ, एनालिसिस करो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को डिसाइड करो कि कितना बन पा रहा है तुमसे। क्वेश्चन देखने में तो बड़े लगते हैं इसलिए डर लगता है। हाँ, क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है ना उतना छोटा रहता है, उतना इजी रहता है गेट में मतलब जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना डिफिकल्ट हो सकता है वो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है ना 100% वो इजी क्वेश्चन है, मतलब किसी फॉर्मूले से बन जाएगा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा होगा। उनको एक्चुअली में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उन लोगों को बड़ा क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आता है, जिससे एक बच्चा देख के उसको छोड़ दे, डर जाए, ठीक है। तो इसलिए मतलब डरने की जरूरत नहीं है। ये इनका क्वेश्चन था, और किसी का क्वेश्चन कुछ है, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? तो घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब माइंडसेट सही रखो और ढंग से प्रिपरेशन करो आप, 100% एग्जाम को आप क्लियर कर लेंगे। एकदम डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम, मैंने बताया यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई नहीं है, एकदम हाई है यहाँ पर। नेगेटिव मार्किंग जो है, देखो अभी अपने पास जो गेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो भगवान का नाम लेके, लेकिन गलत हो जाएगा तो नंबर 0 मिलेगा, इसलिए उतना नहीं कर सकते आप। नॉलेज वाला प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको मतलब स्टार्टिंग में गेम नहीं खेल रहा है, आपको स्टार्टिंग में जब टेस्ट देते हैं ना, तो आप जितना श्योर रहो ना उतने पे टिक करो, धीरे धीरे अपने प्लानिंग को क्या करो, आप चेंज करो, धीरे धीरे प्लानिंग को चेंज करो आप लोग, कि मैं और क्या प्लान अप्लाई करूं यहाँ पे कि मेरा मार्क्स बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। वो जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा कि मुझे अपने प्लान में और क्या चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक आया हुआ है कि सर सभी सब्जेक्ट के वेटेज डिस्कस कर दीजिए ना। देखो सभी सब्जेक्ट का जो वेटेज है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको मैं बताऊं डिजिटल के बारे में, तो डिजिटल आप मान के चलो 4 नंबर तो आएगा, ठीक है, तो 4 नंबर तक हो जाएगा। और उसके बाद सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग कभी 4 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 8 नंबर तक का जाता है, तो वेरी करते रहता है, ठीक है। तो अभी उसको ऑन एवरेज मान के चलो 5 से 6 नंबर तो रहेगा सी प्रोग्रामिंग। इवन डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, डेटा स्ट्रक्चर और सी प्रोग्रामिंग को हम लोग मिला देना तो 12 नंबर तक आ जाता है,
इतना वेटेज है भाई, 12 नंबर सिर्फ 2 सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट, एक थोड़ा सा इजी, मतलब मीडियम। आप डीएस को बहुत डिफिकल्ट नहीं मान सकते, ठीक, एल्गोरिथम थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन डीएस उतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस बन जाते हैं उसके, तो 12 नंबर तक के, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए डीएस के अंदर में आपको 7 से 8 क्वेश्चन, वहां भी 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पर। तो डिजिटल हो गया 4 मार्क्स ले लो आप, सी प्रोग्रामिंग 6 नंबर ले लो आप, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मान लो आप 6 से 8 नंबर का आ गया। एल्गोरिथम आपका भी जो है कभी 5 नंबर का आएगा, कभी 8 नंबर का आएगा, वेरी करते रहता है, तो ऑन एवरेज 6 नंबर मान लो वहां पर भी आपको आएगा। टीओसी 8 नंबर, 8 से 10 नंबर तक आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम 8 से 10 नंबर का आ जाता है, ठीक है। डीबीएमएस 8 से 10 नंबर का आ जाता है। इन सब का वेटेज बराबर है, डीबीएमएस का क्या बोलते, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का और ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 6 नंबर ले लो ऑन एवरेज, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते मार्क्स के। और कंपाइलर डिजाइन एक सब्जेक्ट है, कंपाइलर डिजाइन आपका जो होता है बहुत ज्यादा नहीं आता, वो भी आपका 4 नंबर के आसपास आएगा कंपाइलर डिजाइन, ठीक है। मैथ्स आपको मालूम है 15 नंबर अप्रोक्सीमेट, और एप्टीट्यूड 100% 15 नंबर का ही आएगा, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। और एक मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक मैंने बनाया हुआ है कि कितने नंबर्स के कितने का आता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको टॉपिक पे जाना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सर सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या फिर टॉपिक? टॉपिक वाइज मेरे हिसाब से टॉपिक कवर करो, ठीक है। जैसे सी है ना, सी में टॉपिक वाइज उतना क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो सी जैसे सब्जेक्ट है उसको पूरा खत्म करा लो, फिर सी के क्वेश्चन बनाओ, पूरे सब्जेक्ट का एक साथ बनाओ। लेकिन जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास और भी सब्जेक्ट है ना, उनको टॉपिक वाइज बनाओ। मतलब सी में तुम पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद सी का पूरा बना सकते हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टॉपिक के साथ तुम्हारा क्लियर होते जाएगा ना, मतलब टॉपिक कवर किए फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन बना लिए, तो दोनों चीजें एक साथ हो गई आपकी, ठीक है। टेस्ट दे दिया तो सुभान अल्लाह हो गया, फिर तो और अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। तो टॉपिक वाइज से भी टेस्ट नहीं भी मिल रहा है कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट प्रीवियस के क्वेश्चन जरूर बनाओ, टॉपिक वाइज बेटर ऑप्शन। क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परफेक्ट है गेट से एग्जाम को करेक्ट करने के लिए? देखो यार, गेट का एग्जाम करेक्ट करने के लिए हमको लगता है कि कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। क्यों बच्चों, आप लोग बताओ, क्या सिर्फ कोचिंग में पढ़ने वाला ही इस एग्जाम को क्लियर करता है? क्यों भाई, ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी से भी निकाल लेते होंगे, निकालते नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब बोलना, मतलब थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बेवकूफी है थोड़ा सा, कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऑफलाइन पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, या ऑनलाइन अच्छा है ऑफलाइन अच्छा है, या सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। भाई सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं किसी भी दुनिया में किसी भी फॉर्म में पढ़ो आप, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, तो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। पढ़ने वाला ऑनलाइन में पढ़ लेगा, जैसे मैं भी बताऊँ, इस साल भी गौरव करके एक स्टूडेंट है, बिहार का है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, पता है आपको, वो मेरे को ज्वाइन किया था, जून में ज्वाइन किया था ऑनलाइन पे, ठीक है। और उसकी रैंक 1400 कुछ आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का रैंक है, ऑनलाइन में सिर्फ 5 से 6 महीने पढ़ के जॉब के साथ 1400 निकला लिया हो, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, और ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन अभी अभी तो अपने पास ऑप्शन तो ऑनलाइन ही है सर, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है नहीं यदि कोचिंग ज्वाइन करना है तो, ठीक है। तो ऐसा मतलब सोचना कि गलत है कि हम ऑनलाइन नहीं, हाँ अब ऐसा है कि भाई अब थोड़ा सा कोचिंग कोचिंग का अलग रहता है, हर जगह का अलग रहता है, तो वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब कहीं पर कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 घंटे में सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं, आपको आए चाहे ना आए, ठीक है। और कहीं पर क्या होता है कि अब देखो आपको भी पता है टीचर टू टीचर भी चीजें वेरी कर जाती है सारी चीजें, ठीक है। तो वो तो आपको डिसीजन लेना है, या सीनियर से फीडबैक लेना है, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे फीडबैक लेना है, उसके बाद ही आप ज्वाइन करिए। नहीं तो चूंकि आपको मालूम है कि मार्केट में बहुत से लोग बेवकूफी बनाते हैं चीजों। सर अपने बुकलेट में कितने से प्रीवियस के क्वेश्चन है? प्रीवियस के क्वेश्चंस आपको सिर्फ, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, गेट ओवरफ्लो की बुक आती है, उसको फॉलो करो, कहीं मत भटको आप, ठीक है। किसी भी कोचिंग का मत भटको आप, प्रीवियस का क्वेश्चन आपको बनाना है, गेट ओवरफ्लो मोर देन सफिशिएंट है, नोट कर लो रिसीव, ठीक है। गेट ओवरफ्लो सर्च कर लेना, वहीं से बनाना है, ठीक है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, किसी भी कोचिंग का लेने की जरूरत नहीं है आपको, गेट प्रीवियस उसका पीडीएफ आता है, डाउनलोड कर लो, नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं भेज दूंगा, पढ़ लेना उससे से, ठीक। उसके लिए अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।
अपने क्वेश्चन में एमएसक्यू क्वेश्चंस नहीं है, एनआईटी क्वेश्चंस है। एमएसक्यू के लिए तुम लोग कैसे भाई कैसे भटक रहे हो, मैं समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी अभी थोड़ी पहले ही आपको एग्जांपल दिया, जब क्वेश्चन सॉल्व करो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, इसमें मल्टीपल ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मत सोचो यार, आप क्वेश्चन बनाते जाओ, बस सब आपको मिलते जाएगा। लास्ट ईयर टीओसी सीडी से 15+ का हुआ था। हाँ ठीक है, वेरी तो करता है, मैंने बताया ना वेरी तो करता ही है, ठीक है। जैसे मैंने टीओसी बताया कि आपको कितने नंबर का आता है, 8 से 10 नंबर का आता है, तो 8 से 10 नंबर मतलब 10 नंबर का आ गया, और सीडी से आप बता रहे हैं 5 नंबर के आसपास आ गया, 15 नंबर का हो गया, तो हो सकता है, ये वेरी करता है। लेकिन ऑन एवरेज हम लेके चले तो दोनों को मिला लें तो इतना ही। और सीडी सब्जेक्ट तो काफी इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है सीडी। वेटेज बिल्कुल चेंज होता है, वेटेज फिक्स नहीं है सब्जेक्ट का, ठीक है। हाँ लेकिन हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए मिक्सअप क्वेश्चंस है, मिक्सअप करिए आप लोग, जितना ज्यादा मिक्सअप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज जुलाई से स्टार्ट करिए, टेस्ट सीरीज मतलब जुलाई से भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। 8+7 सही है। रैंक कितना होना चाहिए आईआईटी और एनआईटी ट्रिपल आईटी में के लिए? ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी के ऊपर भी रहता है थोड़ा सा। यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में यदि आप आईआईटी टारगेट कर रहे हैं तो 300 रैंक सेफ रैंक है। ओल्ड आईआईटी की बात कर रहा हूँ, न्यू की नहीं कर रहा हूँ। न्यू आईआईटी तो भाई 4000 5000 रैंक पे मिल जाता है, तो न्यू आईआईटी की बात नहीं कर, ओल्ड आईआईटी की बात कर रहा हूँ। ओल्ड आईआईटी जो 7 आईआईटी का आप फेमस नाम है, ठीक, वहां पे आपको जाने का मन है और जनरल कैटेगरी है तो 300 350 रैंक लेके ही आना पड़ेगा आपको, ठीक है, नहीं तो आपको आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो आपकी रैंक जो है आईटी जाने के लिए, आईटी की बात कर, एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसमें भी आपको आईटी मतलब आईटी हैदराबाद तक ले लेता हूँ मैं, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर जो है 800 900 रैंक तक भी मिल जाता है। अभी लास्ट ईयर तो बहुत फायदा हुआ है, 1100 रैंक तक भी मिला है लोगों को, ठीक है। तो अभी इस साल भी बहुत फायदा हो रहा है लोगों को इसी में कि 1000 रैंक तक मिल जा रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन आप एससी एसटी कैटेगरी की तरफ के हैं तो आपकी रैंक 3000 रैंक है तो भी आपको टॉप आईआईटी मिल जाएगा। इवन आपको 2000 रैंक है आईसी बंगलोर आपको मिल जाएगा, 3000 रैंक है आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना बेनिफिट है आपको, ठीक है। तो ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से। हाँ ईडब्ल्यूएस भी कैटेगरी स्टार्ट हो गई है, ईडब्ल्यूएस में भी आप रहते हैं तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। जैसे इस साल मैंने देखा ईडब्ल्यूएस में कि जिनकी रैंक 150 है, जिनको आईसी बंगलोर पहले नहीं मिलता था, उनको भी आईसी बंगलोर मिला है इस बार, ठीक है। तो जैसे मेरे पास भी एक स्टूडेंट थी, उसकी 250 रैंक थी, ठीक है, आईसी बंगलोर में उसको मिल गया था, तो ईडब्ल्यूएस से भी फायदा होता है। सर रैंक ब्रांच वाइज डिसाइड होता होगा? हाँ रैंक ब्रांच वाइज रहता है, सीएस का रैंक अलग रहता है, बाकी ब्रांच का अलग रहता है, मिक्सअप नहीं रहता है यहाँ पर बिल्कुल, ठीक है। और अपने ब्रांच में जो एमटेक में सिर्फ सीएस सब्जेक्ट ही है। बुकलेट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है या फिर पूरे पूरे सब्जेक्ट के मिक्सअप क्वेश्चन? पूरे सब्जेक्ट के, टॉपिक वाइज में डिवाइडेड नहीं। नहीं हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे नहीं मिलता है, उसको हम लोग नहीं बेचते हैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और कोई प्रिपरेशन रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए आपको? तो मैंने अपने तरफ से काफी चीजें एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि सब्जेक्ट को आप ग्रुप में डिवाइड करो, वेटेज में डिवाइड करो, प्रॉपर टेस्ट दो। मेरा पूरा जोर अभी भी यही है कि प्रीवियस के क्वेश्चन जो लोग गलती करते हैं, प्रॉपरली तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं, उनको बनाओ और माइंड को शांत करके बनाओ, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन अच्छे से बनाओ और टेस्ट प्रॉपरली दो, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से, सब्जेक्ट खत्म करने से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। ये चीज हमेशा आप दिमाग में सेट कर लो, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस कहीं से मिले और क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाना है। टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर क्वेश्चंस बनाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन से जो कि देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन गुजारना है, थ्योरी नहीं गुजारना है। थ्योरी एक बार पढ़ लिए तो क्वेश्चन गुजारो बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन गुजारो। तो अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
गूगल में आप टाइप कर दोगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आजकल तो इतना है, पीडीएफ भी आ जाती है, ठीक, उसको भी आप देख सकते हो। इंग्लिश थोड़ी कमजोर है तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश तो नहीं लिखी जाती, क्वेश्चन के अंदर में जो इंग्लिश लिखी जाती है बेसिक इंग्लिश रहती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एकदम डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग भी हिंदी मीडियम वाले भाई, ठीक है, तो ऐसा मतलब एकदम डिफिकल्ट नहीं रहता है, मतलब उसको तुम स्टार्टिंग हो सकता है तुमको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, लेकिन आप डरो मत, ठीक है, धीरे धीरे जैसे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिक वो सब चीजें समझ में आने लगेंगी क्या बोल रहा है। क्योंकि अभी उस किस सेमेस्टर में हो, आपको बता सकते हो क्या सेमेस्टर अपना गौतम? 6 सेमेस्टर में हो, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी आप ना थोड़ा सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ाओ, जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो टर्मिनोलॉजीज यदि आपके दिमाग में आ गई है सब्जेक्ट के, तो वही सब टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे यूज होती हैं, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि उतना डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। अभी हिंदी मीडियम के बच्चे लोग बहुत अच्छा करते हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, बस थको मत, हारो मत, ठीक है। और भी मैं बीच बीच में इस तरह के और भी प्लान लूंगा, ठीक है, और भी आपको डिस्कस करते रहूंगा, कभी भी आप लोग आके पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चले बच्चों फिर, इंग्लिश इंप्रूव करने का तरीका, आजकल तो बहुत सारे ऐप आते हैं, डिफरेंट ऐप आते हैं यार इंग्लिश के लिए, आपको कहीं भी जाने के, कहीं भी कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्यों भाई, किसी को पता है कोई इंग्लिश का ऐप वगैरह, कोई अच्छा ऐप बता दो इनको, ठीक है, सर्च कर लो मिल जाएगा, ठीक है। देखो विनीत बता रहे हैं, ठीक है, चलो बढ़िया है, देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे हैं आपको इंग्लिश के लिए, आजकल तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बेनिफिट मिला आज के सेशन से आप लोगों को? आगे और भी हम सेशंस रखेंगे बीच बीच में, ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है, धीरे धीरे प्लान लेके आऊंगा मैं, भले उस सेशन जैसे अभी 1 घंटे का सेशन हो गया, तो आगे हम लोग 20 मिनट 25 मिनट का सेशन रखेंगे, लंबा सेशन नहीं रखेंगे, कि आज सिर्फ सी के बारे में डिस्कस करेंगे, आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे सेशन लेके आएंगे बीच बीच में, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो, क्योंकि लंबा सेशन होता है तो आधी चीज दिमाग में आती है, आधी चीजें नहीं आती है, एक छोटे छोटे सेशंस लेके आएंगे बीच बीच में, ठीक है, और वीक वाइज लेके आने की कोशिश करेंगे, कि हर वीक में एक सेशन होता रहा एक्स्ट्रा, और आपने क्वेश्चंस खुल के पूछिए, ठीक है बच्चों, चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए आप लोग भी, पर छोड़ना नहीं है, बस ये चीज दिमाग में ध्यान रखो, छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है बस, भले कम बने ज्यादा बने वो अलग की बात है, लेकिन लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, चलो बाय बाय।